अब दिस इज कस्टम्स लॉ। ये आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का जो टैक्स लॉ का पेपर है उसमें आईडीटी वाले पोर्शन में कवर हो रहा है अलॉन्ग विद जीएसटी। अब 60-40 का रेशियो है वो टोटल आपको पता है। जीएसटी वाला जो पार्ट या आईडीटी का जो पार्ट है इन टोटल दैट इज 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स में से जीएसटी का वेटेज ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स अराउंड जितना रहता है एंड दिस कस्टम्स इज मिनिमम 10 मार्क्स। अब इसमें थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टाइप के टॉपिक्स हैं। एक दो चैप्टर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है और उनमें से ऑन एन एवरेज बैक टू बैक एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है जो वैल्यूएशन का है, तो वो 5 मार्क्स आपके वहां हो जाते हैं, बाकी 5 मार्क्स बचे थियरी के। कोई ऑप्शनल सेक्शन में एक आध और क्वेश्चन इसका ऐड कर दे तो वेटेज 10 से ऊपर जा सकता है। ऑफिशियल बाइफर्केशन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं बोला है कि हम 30+10 पूछेंगे, बट पास जितने पेपर्स हुए उसका ट्रेंड ये एवरेज बताता है। अब आपके पेपर में 30-20 मतलब 40 मार्क्स से 20-20 कर दिया, ये 15 करके वो 25 कर दिया, तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि 10 मार्क्स का ही तो बोला था, हम छोड़ के चले गए थे कि 10 मार्क्स तो जाने तो बाकी 90 पे फोकस करते हैं और ये 20 मार्क्स का पूछ लिया। तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 10 का ही आएगा, बट ऑन एन एवरेज लास्ट बैक टू बैक पेपर्स में ये ट्रेंड देखा गया, तो उसके बेसिस पे अपन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना वेटेज इसका रहेगा। अब एग्जैक्टली ये कस्टम लॉ है क्या, जो टॉपिक जो है वैसे तो डिटेल में पूरा एक्ट है, बट यहाँ पे इन्होंने फिर वेटेज को ध्यान में रखते हुए कंटेंट दिया हुआ है। वेटेज के हिसाब से भी थोड़ा सा ज्यादा लगता भी है, तो हम लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, कंसेप्ट पूरा कवर करेंगे। कहीं अगर ये थियरी आंसर आता है तो आपको स्टोरी ध्यान में होगी, आप अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। अच्छा, जीएसटी पढ़ने के बाद जब ये कस्टम्स पढ़ रहे हैं तो ये और इजी हो जाता है, बिकॉज बेस कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो बहुत सारे प्रोविजंस उसी लाइन पे जाते हैं वैसे। प्लस प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में भी आपको जीएसटी वैल्यूएशन वाले टॉपिक जो अपन ने सीखे हैं उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा कि सिमिलर लाइन पे चलता है, तो उस वजह से वो एकदम इररिलेवेंट या अलग नहीं हो जाएगा कि यार कैसे समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा वो करने की वजह से आप ये वाला सम भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं 10 मार्क्स का जो वेटेज है उस पर फोकस करो तो आराम से 7 to 8 मार्क्स आपके इसी में से स्कोर हो सकते हैं। अब टैक्स का पेपर है, जैसा आपका बाइफर्केशन है आपको पता ही है, 40 तो मिनिमम लाना है, 50 के एवरेज पे जाना है, उससे ऊपर जाना है, तो ये सारी चीजें छोड़ के जाने वाली नहीं है, उल्टा इसको आपको यूज करके इसमें से आपके मिनिमम मार्क्स जो बनते हैं वो निकाल लेने चाहिए वैसा। अब कस्टम लॉ एग्जैक्टली होता क्या है वो समझना है। दिस इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। जब भी आउट ऑफ इंडिया से कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं या यहाँ से हम कोई गुड्स बाहर भेज रहे हैं, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके ऊपर भी सरकार ड्यूटीज लगाती है, टैक्सेस लगाते हैं। अब ये जो वर्ड है ना कस्टम्स, ये पुराने जमाने से जो टर्म है वो कंटिन्यू होता जा रहा है। तो कस्टम्स बोला जाता है, इन जनरल इट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी। जो लॉ है उसमें नाम यूज किया है कस्टम लॉ। अब ये कस्टम लॉ इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जब वो राजा महाराजाओं का जमाना नहीं होता था, तब के टाइम पे दूसरे देश से कोई राजा को मिलने आता था तो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आ रहा है, फिर राजा भी उसको यहाँ से खाली हाथों भेजेगा नहीं, तो राजा भी उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा है, रिटर्न गिफ्ट। तो कहीं ना कहीं वो ये ट्रेडिशन था कि जब भी बाहर से आओगे तो कुछ आपको गुड्स लेके आने हैं, यहाँ से आपको वापस भेजेंगे तो गुड्स के साथ भेजेंगे। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से वहां से शुरू हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो, और वो हमारे ट्रेडिशन बन गया। तो कस्टम का सिंपल मतलब तो ट्रेडिशन होता है, हमारे कस्टम्स है, हमारे ट्रेडिशन है, ये रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं। तो वही वर्ड इन्होंने यहाँ पे लॉ में कंटिन्यू रखा। तो टेक्निकल टर्म्स में इट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेकिन लीगल टर्म्स में जो नाम यूज किया है इन्होंने वो है कस्टम लॉ, ठीक है वैसा। अब जो एक्ट इसके लिए बना उसमें एक एक्ट नहीं है, 2 एक्ट है। एक है आपका कस्टम्स एक्ट 1962, ये आपका मेन एक्ट है। इसके साथ साथ एक और एक्ट बनाया इन्होंने, दैट इज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ये 2 एक्ट बनाए, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। अब ये दोनों एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया वो समझना है। ये मेन एक्ट है आपका जिसके अंदर सारे प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, कुछ 161 सेक्शंस हैं इन टोटल, 17 चैप्टर्स हैं, बट हमें ऑब्वियसली सारा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बहुत मिनिमम चीजें कवर की हुई है। टैरिफ एक्ट क्या है साथ में वो समझो। तो बात हो रही है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। बोला ये दोनों चीजें ड्यूटीएबल या टैक्सेबल नेचर की होती है। इकोनॉमिकली देखा जाए या करेंसी वाइज देखा जाए, बाकी फैक्टर्स में देखा जाए, तो क्या हमारे लिए फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है। इंपोर्ट फेवरेबल है, एक्सपोर्ट फेवरेबल है, बोलो फायदा किसमें है? एक्सपोर्ट में, क्योंकि कमाई होगी। इंपोर्ट तो खर्चा है ना, दूसरा देश कमा रहा है, हम क्या कमा रहे हैं, तो जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए और एक्सपोर्ट के ऊपर ना के बराबर टैक्सेस है।
कुछ थोड़े बहुत गुड्स हैं जहाँ जरूरी लगता है तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाते हैं, अदरवाइज एक्सपोर्ट पे तो कैशबैक मिलता है। आप एक्सपोर्ट करो, आपको कैशबैक देंगे, उल्टा देश का फायदा हो रहा है तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन इंपोर्ट इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है लॉन्गर टर्म में, तो उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे। तो मोस्टली जो ड्यूटी लगती है वो आपको इंपोर्ट पे ज्यादा देनी पड़ेगी, ये देखने को मिलता है। अब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है दुनिया में जो इंपोर्ट होते होंगे, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ड्यूटी लगानी है वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए ना एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए। ठीक है, सारे गुड्स का और सर्विसेज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। वो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है कस्टम टेरिफ में। टेरिफ का मतलब होता है रेट कार्ड, दैट इज टेरिफ, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये किया हुआ है टेरिफ के अंदर कि हर एक प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज बांट दिया। जैसे फॉर इंस्टेंस एयर कंडीशनर का आप एग्जांपल ले लो, तो एयर कंडीशनर जो है अपने लिए एक प्रोडक्ट है एसी, लेकिन एक्चुअली में एसी में बहुत सारी वेराइटीज हैं। अब वो वेराइटी क्या क्या हो सकती है, एक स्प्लिट एसी होता है, एक वो विंडो एसी होता है जो दीवार में ऐसे विंडो बना के उसमें लगाते थे, पहले जनरली वही चलते थे। एक वो आपको सीलिंग में भी आता है आजकल, जिम में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में होता है, तो वो सीलिंग में एसी लग जाता है, वैसा है। एक वो डक्ट वाला एसी आता है पूरा मॉल्स में जो लगा होता है, थिएटर्स में लगा होता है। तो अलग अलग टाइप के एयर कंडीशनर आते हैं, ये सब कैटेगरीज है जो यहाँ क्लासिफाइड है। अच्छा, एसी में भी, स्प्लिट एसी में भी 4 कैटेगरी होगी। 1 टन की कैपेसिटी है, 1.5 टन की कैपेसिटी है, 2 टन की कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टार रेटिंग होता है उसका, पावर कंजम्पशन के हिसाब से। इन्वर्टर एसी, विदाउट इन्वर्टर एसी, वाईफाई वाला एसी आता है, मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, वैसा हो गया। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, जितनी वैरायटी हो जाती है, वो सारी चीजें टैरिफ में क्लासिफाई की जाती है, वैसा है। और हर एक चीज का अलग अलग रेट दे रखा है कि ये टाइप का प्रोडक्ट होगा तो इतनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सेम जैसे अपन ने जीएसटी टैरिफ देखा था, वैसे यहाँ पे कस्टम टैरिफ भी है। अब कस्टम टैरिफ के लिए उन्होंने अलग से एक्ट ही बना दिया, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। 2 शेड्यूल्स है इसमें, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। दिस इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड दिस इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। ऐसे 2 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। अब इंपोर्ट पे ही है ज्यादातर ड्यूटीज, एक्सपोर्ट पे तो है नहीं। एक्सपोर्ट पे थोड़े बहुत गुड्स पे ड्यूटी लगाई है, वो आगे जब बात करेंगे तो अपने को आइडिया आ जाएगा। तो बेसिक समझ आ रहा है एक्ट कौन कौन से बने हुए, एक है कस्टम्स एक्ट 1962 और एक है टैरिफ एक्ट 1975। दिस इज रिलेटेड टू रेट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ड्यूटीज है उसके रेट्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन समझ आ रहा है? अब देखो, जितना हम इंपोर्ट करते हैं ना, हमें पैसा पे करना पड़ता है, और जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतनी इनकम आती है। प्रॉब्लम यह है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग करेंसीज यूज होती है, आपकी करेंसी अलग, मेरे देश की करेंसी अलग। अब पेमेंट कौन सी करेंसी में करें, इसको लेके झगड़ा होगा फिर, या कंफ्यूजन होगा। तो एक स्टैंडर्ड करेंसी पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, दैट इज डॉलर। और ये आप समझ लो यूएसए की गुंडागर्दी है पूरी दुनिया में, अलग अलग तरीके से सबको फंसा के रखा हुआ है। ये पूरी दुनिया घूम फिर के डॉलर ही यूज करती है। एक तो इन लोगों ने बहुत सारे देशों का सोना अपने पास रखा हुआ है, ऑफिशियल गोल्ड, उस बेसिस पे भी ये ब्लैकमेल करते हैं कि वे सोना हमारे पास है, हमारी करेंसी यूज नहीं करोगे तो गोल्ड नहीं देंगे वापस, जो करना है कर लेना, और नहीं देंगे तो क्या ही कर लो, कौन सा आप वॉर करने चले जाओगे, कहाँ छुपा के रखा होगा अपने को मालूम नहीं है। तो उस वजह से गोल्ड के सामने डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी बन गई। यूएसए ने अपनी वो इंप्रेशन प्रोजेक्ट की कि भाई हमारी करेंसी स्टेबल है और सेफ है, और क्योंकि गोल्ड हमारे पास है तो करेंसी की वैल्यू रहेगी, तो आप इसमें ट्रेड करो। पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है, वो सारा ट्रेडिंग डॉलर में करते आए इतने साल से। गल्फ कंट्रीज के साथ भी यूएस का रिलेशन रहा है कि भाई हम आपको सिक्योरिटी, सपोर्ट, आर्म्स, एम्यूनिशन, ये वो, कल को आपका कहीं झगड़ा हो गया तो हम साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन जितना भी तेल बेचते हो ना, उसका पैसा डॉलर में लेना। अब जब हर कोई डॉलर में पेमेंट करने जाएगा, डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अब मैं इंडियन गवर्नमेंट हूँ, मुझे सऊदी से अगर ऑयल खरीदना है तो मुझे सऊदी को पेमेंट डॉलर में करना है, मेरे पास डॉलर थोड़ी ना है, तो मैं यूएस को बोलूंगा लाए थोड़े से डॉलर दे दे, पेमेंट करना है। अब जब उसके डॉलर मैं मांग रहा हूँ तो डिमांड बढ़ रही है उसके डॉलर की। मैं अकेला देश हूँ डॉलर मांग रहा है, पूरी दुनिया डॉलर मांग रही है, तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो अपनी करेंसी का प्राइस मेंटेन करने के लिए वो लोगों ने इस तरीके के अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट पूरा वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड करेंसी में डील करता आया है अभी तक, दिस इज डॉलर। लेकिन आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। यूक्रेन रशिया वाला जो मैटर शुरू हुआ है, उसके बाद पूरा वर्ल्ड उस तरीके से डिवाइड हुआ है कि यूएसए का पावर पॉलिटिकली कम हुआ है। रीजन बीइंग, यूएसए के पास वही तरीका है, धमकी देके, डरा धमका के सबको बिठा देना कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो रशिया ने जब वॉर इनिशिएट कर दी तो यूएस ने बोला कि तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे। रशिया ने बोला जो करना है कर लेना,
मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा छोटा कंट्री नहीं हूँ कि भाई तू जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूँगा। वो यूक्रेन को मैंने पहले ही बोला था कि भाई वो नेटो वेटो मत जाना, मेरी सिक्योरिटी ब्रीच होनी नहीं चाहिए, अगर नेटो में जाएगा तो मैं अटैक करूंगा। अब वो नेटो में गया तो मैंने अटैक कर दिया, मैं तो नहीं बोला था मत जाना। अब नेटो है क्या, यूएस का ही ग्रुप है, तो यूएस वाला ही यूक्रेन वाले को चढ़ा रहा था कि तू जा जा उससे झगड़ा कर, टेंशन मतलब हम बैठे हैं पीछे। अब वो झगड़ने चला गया इसके भरोसे, जब झगड़ा शुरू हो गया वो पीछे हट गया। अब यूक्रेन वाला बेचारा अकेले मार खा रहा है रशिया से, और यूएसए वाला रशिया को धमका रहा है तू इसको मारना मत, बोले मैं तो मारूंगा, जो करना कर ले, तुझे आना तू भी आ जा। ऐसे ही चल रहा है मैटर। अब रशिया को ब्लॉक करने की कोशिश की यूएस में हर जगह से, वो लोग सैंक्शंस बोलते हैं, तो बोले हम रशिया को कोई भी ट्रेड में किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बोले रशिया का डॉलर अकाउंट यूएस ने बंद कर दिया। डॉलर अकाउंट बंद कर दिया मतलब रशिया डॉलर यूज ही नहीं कर सकता, ना डॉलर में पेमेंट ले पाएगा ना डॉलर में पेमेंट कर पाएगा, तो फंस गया ना। मतलब करेंसी बंद हो गई तो अब कैसे काम होगा, वो कहीं ना कहीं फंस गया उस चीज में। ये जब प्रॉब्लम आई तो फिर रशिया ने पहले ही दिमाग लगा के रखा था कि ये इशू तो आने वाला है, क्योंकि यूएस वही करता है। यूएस की सारी कंपनीज ने बोला कि हम रशिया से जा रहे हैं, मैकडोनल्ड ने बोला हम जा रहे हैं, रशिया ने बोला जाओ, जनरल मोटर्स वालों ने बोला हम जा रहे हैं, बोले तुम भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल फेसबुक वाला बोला हम भी जा रहे हैं, बोले तुम लोग भी जाओ, मास्टर कार्ड वाला मना कर रहा है, बोले तू भी जा, कोई जरूरत नहीं हमको, जाओ चलेगा, तुम्हारे बिना भी हम काम चला लेंगे। अब जब ये मैटर उस लेवल पे चला गया तो रशिया ने ऑलरेडी इंडिया और चाइना से दोस्ती कर रखी थी। इंडिया से तो अच्छे रिलेशन है, चाइना से भी अच्छे रिलेशन उन्होंने और बेटर कर लिए, और पुतिन दोनों कंट्री में विजिट करके गया। चाइना तो गया था स्पेसिफिक, इंडिया और रशिया के तो रिलेशन वैसे भी अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया, रशिया खुद ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है, उन्होंने बोला एक काम करो आप हमसे क्रूड ऑयल परचेज करो, सऊदी से मत करो, हमसे कर लो, डिस्काउंट ले लेना। अब सोचो पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 840 करोड़, उसमें से इंडिया और चाइना की टोटल कर लो तो कितनी है, 300 करोड़, 150 दोनों की एवरेज, ठीक है। तो 300 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो तो ये दो कंट्री की है, तो 40% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की दो देश में है, जिसके साथ रशिया ने दोस्ती कर ली। अब जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ऑयल कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, पेट्रोल तो ये दो देश यूज करेंगे, तो इन दोनों को बोला तुम डिस्काउंट पे मेरे से क्रूड ऑयल लेके जाओ, 15% फ्लैट डिस्काउंट। इंडिया बोले यार ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, अपना तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो सऊदी से जितना ऑयल इंपोर्ट होता था, यूएस से जितना ऑयल इंपोर्ट होता था, इंडियन गवर्नमेंट ने वो कम कर दिया और सारा इंपोर्ट शुरू कर दिया रशिया से। अच्छा, बिफोर दिस हम रशिया से सिर्फ 1% क्रूड ऑयल लेते थे हमारे टोटल इंपोर्ट का, आज के डेट में हम 35% ले रहे हैं। मार्केट बन गया उसका, 15% डिस्काउंट। अच्छा, उसने क्या बोला, बोले मुझे डॉलर में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे मेरे रशियन रूबल्स वहाँ की करेंसी है, बोले रूबल्स में पेमेंट नहीं चाहिए, आप पेमेंट रुपी में कर देना, इंडियन रुपी। गवर्नमेंट बोले इससे अच्छा तो ऑफर ही नहीं हो सकता, डॉलर का झंझट भी खत्म, 15% डिस्काउंट, अपनी ही करेंसी देनी है तो अपनी करेंसी की वैल्यू बनी रहेगी, बेस्ट ऑफर है, लेते जाओ। अब जैसे ही ये शुरू हुआ, अमेरिका इंडिया को प्रेशर कर रहा है, तुम यार रशिया से तेल ले रहे हो, सऊदी से नहीं ले रहे, हमसे नहीं ले रहे, अब तुम लोग वॉर को फाइनेंस कर रहे हो। इंडिया ने बोला हम कोई वॉर फाइनेंस नहीं कर रहे, वॉर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई पूरा वर्ल्ड मार्केट है, हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, हमारे यहाँ पेट्रोल के रेट वैसे ही ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है, तो सस्ता मिलेगा सस्ता खरीदेंगे ना, महंगा क्यों खरीदेंगे भाई, आपको जो अच्छा लगे करो, वो बात अलग है, ये बात अलग है। तो इंडिया ने तो कंटिन्यू रखा। अब डोनाल्ड ट्रम्प देखो हर रोज सुबह उठ के इंडिया के खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ इसलिए लगा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, हमने थोड़ा रशियन ऑयल खरीदना कम किया है, आप टैरिफ कम करो। अब थोड़ा बहुत कम किया, 5-7% टैरिफ कम करवाने के लिए, बाकी परचेज चल ही रहा है। तो देश का फायदा होगा तो गवर्नमेंट तो अपना बेनिफिट देखेगी, बट ये पॉलिटिक्स में ना डॉलर वीक हो गया। चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना ने इंडिया का सपोर्ट ओपनली किया अमेरिका के अगेंस्ट, तो उसको जो बोलना है बोलने दो, हम लोग सब साथ में हैं। जबकि चाइना इंडिया के फेवर में बोलता कब है, साथ में आ गए। अब इतनी बड़ी तीन इकोनॉमी एक साथ आ गई है तो यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो गया। अच्छा, यूएस की गैंग में कौन है, यूरोप वाले, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन नेशंस, वो सारे खुद बेचारे अभी गरीबी में हैं, वहाँ खुद इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वो भी फंसे पड़े। तो उनकी दोस्ती से यूएस को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इकोनॉमिकली वो अभी इतने पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल चाइना, इंडिया और रशिया टुगेदर है। तो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो अपने कंट्रीज की ज्यादा है, तो डॉलर पे जो डिपेंडेंस है उस वजह से उसकी वैल्यू बनी रहती है। तो जितना हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हर कंट्री को पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, तो बार बार डॉलर खरीदने पड़ते हैं। बट जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना पेमेंट डॉलर में आता है। तो हमारी गवर्नमेंट के पास ना डॉलर का एक अलग से अकाउंट चलता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन रिजर्व्स, कितने डॉलर आए कितने डॉलर गए। अब जितना आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे डॉलर आएगा, उसी डॉलर में से तो आप फिर इंपोर्ट के बिल्स पे करोगे। तो अगर एक्सपोर्ट्स ही नहीं होंगे, सिर्फ इंपोर्ट ही होते रहेंगे, तो अपनी जेब तो एक दिन खाली हो जाएगी और बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। इसलिए हर कंट्री में प्रेशर रहता है कि यार एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना है, सिर्फ इंपोर्ट पे काम चलेगा नहीं। और जो कंट्री सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उनकी हालत आज खत्म हो चुकी है।
जिसमें श्रीलंका है और पाकिस्तान है। श्रीलंका पूरा जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गया। रीजन बीइंग कोविड से पहले उनकी जो इकोनॉमी थी उसकी दो ही सोर्सेज थे मेजरली, एक आपका टूरिज्म है और दूसरा जो टी वाला बिजनेस है, टी कॉफी वाला, क्योंकि टी प्लांटेशन बहुत है श्रीलंका में वैसा है, तो नेचुरल लोकेशन अच्छी है। टूरिज्म वाइज श्रीलंका बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे सीनरी ब्यूटीफुल है, आप जाओ तो ऐसा लगता है श्रीलंका कौन जाएगा, नाम से ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप जाओगे तो कंट्री बहुत अच्छा बनाया उन्होंने कि बीचेस और वो सारी चीजें हैं, तो टूरिज्म बहुत चल रहा था। कोविड के टाइम पे दोनों बिजनेस बंद हो गए, तो पूरी इकोनॉमी उनकी डिपेंडेंट हो गई। प्लस वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो रूलिंग पार्टी है उनके फ्रॉड्स अलग चल रहे हैं, तो उनके पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए, डॉलर है ही नहीं। अब जो कुछ भी वो इंपोर्ट करते थे वो सारा इंपोर्ट बंद हो गया, तो वो पॉलिटिकल इशू आ जाता है जब आप फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन नहीं करते हो। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बैलेंसिंग जो है वो करती रहती है कि भाई इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, हम सारा तो सेल्फ डिपेंडेंट हो नहीं सकते, लेकिन एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इक्वली फोकस कर रहे हैं। बात समझे, क्लियर हो? तो इसके लिए ये सारे टैक्सेस और ड्यूटीज को इस तरीके से फ्रेम किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब ये जो एक्ट है 1962 का, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ऑलरेडी। 161 सेक्शंस है, मैंने आपको बता दिया। जो अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो ये पूरा मैनेजमेंट कर रही है, उसका नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये हम पहले बात कर चुके हैं, GST में सेम अथॉरिटी है, और डायरेक्ट टैक्स में होती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सब बातें हमने देखी हुई है पहले। अब ये कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। ये पावर उनको मिला कहाँ से? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है, जो लिस्ट है, वहां पे एंट्री में लिखा हुआ है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्सेस लगा सके, और उसी पावर के बेसिस पे वो लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई। फिर दोनों एक्ट के नाम दे रखे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, CBIC की बात की उन्होंने, वो भी हमने देख लिया। फिर है रूल रेगुलेशंस, ये थियरी आंसर है जो डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछते भी है, तो आप इसको टिक कर लेना, हो सकता है यही आ जाए तो आपका काम इजी हो जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे ऐसा बोला है रूल्स बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और रेगुलेशंस बनाने का पावर CBIC को होता है। तो पावर किसके पास है उसमें फर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर है, CBIC जूनियर, सीधी बात है। तो जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो रेगुलेशंस है वो CBIC बनाती है। तो कहीं ना कहीं रूल्स ज्यादा सुपीरियर हुए रेगुलेशन से, बनाने वाली अथॉरिटी भी तो सुपीरियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वो CBIC को मानना होता है, तो भाई जो रूल्स बनेंगे वो रेगुलेशंस से सुपीरियर होंगे, तो ये बात यहाँ पे इम्प्लाइड हो जाती है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझा ही दूंगा, कुछ रूल्स यहाँ पे आने वाले, रेगुलेशंस भी आएंगे, तो अभी उस पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चलेगा। एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या लिखना है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है चार्जिंग सेक्शन, अभी DT पढ़ रहे थे, DT में चार्जिंग सेक्शन आ रहा था हर एक हेड में। सेम चार्जिंग सेक्शन की बात यहाँ कस्टम ड्यूटी में भी हो रही है। कस्टम्स एक्ट 1962, इसका सेक्शन नंबर 12, दिस इज चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब इसमें बताया हुआ है कि भाई कस्टम ड्यूटी कैसे और किस पे लगती है, तो देख लो। सबसे पहले तो बोला कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन सच गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सीधी बात है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटी। बाकी कानून जो होते हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। रेट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो बोला टैरिफ एक्ट में मिलेंगे। और जो गुड्स गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं उस पर भी कस्टम ड्यूटी होती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25। सरकार ने ऐसा बोला कि कस्टम्स एक्ट में हम भी कवर होते हैं, पर फिर बोला एक सेक्शन 25 है उसमें हमने खुद को एग्जेम्पशन दे दिया, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के सरकार ने खुद के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई, इम्प्लाइड। तो सेक्शन 25 मना करता है कि भाई सरकारी गुड्स पे आप कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे तो चलेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो टैरिफ एक्ट का जो शेड्यूल वाला पार्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी, शेड्यूल 1 एंड 2, इंपोर्ट टैरिफ एंड एक्सपोर्ट टैरिफ, तो वो बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। नीचे सेक्शन 12, वही चार्जिंग सेक्शन के 3 स्टेजेस दे रखे हैं। कितनी बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ कस्टम ड्यूटी या टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द कस्टम लॉ: लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब है टैक्स इम्पोज करना। तो एक होता है किससे टैक्स वसूल करना है, आपसे वसूल करना है या आपसे वसूल करना है, मेरे से वसूल करना है, दैट इज कॉल्ड लेवी। टू इम्पोज अ लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, कि भाई इससे टैक्स वसूल करना है, दैट इज द लेवी स्टेज। फिर आता है असेसमेंट, कितना टैक्स वसूल करना है,
दैट इज द स्टेज ऑफ असेसमेंट। और तीसरा आता है कलेक्शन। दिस इज द लास्ट स्टेज कि भाई आप पैसे कलेक्ट करने हैं। तो पहले डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा इंपोर्टर कौन है, फिर डिसाइड करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बनती है, और फिर उसे कलेक्शन करेगा कि भाई ये डेट तक इससे पैसा वसूल करना है। तो ये स्टेजेस होते हैं और इस तरीके से ड्यूटी का कलेक्शन होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सिंपल 3 स्टेज प्रोसेस बता दिया जो बहुत ही बेसिक है। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया? इसके बाद ना डेफिनेशंस दे रखी है सेक्शन नंबर 2। अब डेफिनेशंस को ऐसे एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, सारी डेफिनेशन आगे सेक्शंस में कवर होने वाली है। तो जहां जहां वो वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि उसमें क्या करना है। एक डेफिनेशन है इसमें जो अपन ने देखी भी थी, इंडिया की डेफिनेशन, पेज 4 पे लास्ट में है, पेज 5 पे पीछे कंटिन्यू हो रही है। डेफिनेशन ऑफ इंडिया, वो कुछ याद आ रहा है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल। मैंने जीएसटी में आपको बताया था इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, 3 साइड पे वाटर बाउंड्री है। तो हमने देखा था कि जो लैंड बॉर्डर है मतलब इंडिया का जो इस तरीके से ये पूरा जो 3 साइड्स है वो लैंड बॉर्डर है, सॉरी वाटर बाउंड्री है, और ऊपर जो है बाकी फिर लैंड बॉर्डर है। वैसा ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर। तो हमने देखा था बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। फिर इससे भी और आगे जाते हैं और 12 नॉटिकल माइल्स, तो इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन ऑफ इंडिया, ऐसे नाम था। और टोटल 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ये थी ये टेरिटरी जिसमें हम कुछ जोन अपना क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाहर जब जाते हैं 200 नॉटिकल माइल के बाहर तो उसको बोलते हैं हाई सी, हाई सी या फिर इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये सब बातें हमने की, ये सब टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए। 200 नॉटिकल माइल्स तक हम जो बोलेंगे इस चीज का नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इसमें ना अलग अलग आइलैंड्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरी है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने सी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और मशीन्स जो है वो प्लांट कर रखी है। ओएनजीसी की है, रिलायंस की है, ठीक है। तो वो लोग जो अंडर द सी बेड ड्रिलिंग करके जो ऑयल एक्सप्लोर करते हैं तो वो सारा पार्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कवर हो जाता है। तो ये जो है ये सब इंडियन टेरिटरी में आता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला। इसके बाहर जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती। तो ये सब बातें हमने की थी। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है जो आपने जीएसटी में देखी थी, और थोड़ा बहुत अगर रिकॉल होगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी इमेजेस मैंने रखी हुई है, तो ये डेफिनेशन नोटवर्दी है, बाकी चीजें तो आगे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अंडर कस्टम्स। अलग अलग टाइप की ड्यूटीज हैं। अब आपको आज यहाँ पे इसमें पढ़ के ये समझ आएगा कि इंपोर्ट करने पे कितना टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है, इंपोर्ट करना कितना महंगा है कितना सस्ता है, वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहली जो ड्यूटी है जो इंपोर्ट पे लगती है उसको हम बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। नाम से पता चल रहा है बेसिक ड्यूटी है, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12। कौन सा? कस्टम्स एक्ट 1962। एक्ट में ध्यान रखना कि 2 एक्ट है, टेरिफ एक्ट है, एक रेगुलर एक्ट है। ये मेन एक्ट का सेक्शन 12 जो अपन पढ़ रहे थे वो देखा जाएगा, और इसी के बेसिस पे लगाई जा रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी। नॉर्मली बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% होती है, बाकी अलग अलग भी हो सकती है, 15%, 20%, 50% भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एन एवरेज 10% होती है, ये आप ध्यान रख सकते हो। बेसिक कस्टम ड्यूटी के 2 टाइप्स भी हैं, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब वही जो सबके लिए लगती है। प्रेफरेंशियल रेट भी होता है। प्रेफरेंशियल रेट में ऐसा है जब 2 कंट्रीज के बीच में कोई बाइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, बाइलैटरल एग्रीमेंट्स का मतलब है कि आपका देश और मेरा देश बैठ के कुछ एग्रीमेंट बना रहा है कि चलो एक दूसरे को बिजनेस में फेवर करते हैं, प्रमोट करते हैं, वैसा होता है। अब ये जब चीजें होती है तो उसमें ये प्रेफरेंशियल रेट बीच में आता है। अभी इंडिया रशिया की बात हो रही थी, तो भाई इंडिया और रशियन गवर्नमेंट ने बैठ के एग्रीमेंट किया कि भाई हम एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। बोले कैसे बढ़ाएं? अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बोलेंगे नहीं नहीं रशिया से ही खरीदो, वो इंपोर्टर बोलेगा सर मेरे को एक्चुअली चाइना सस्ता पड़ रहा है तो मैं रशिया से क्यों खरीदूं? बोले नहीं नहीं हम बात करके आए वहाँ पे बिजनेस बढ़ाना है। आप कुछ भी बात करके आए, हम तो अपना प्रॉफिट लॉस देखेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे एग्रीमेंट्स में रूल ये बना देती है कि अगर इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं या इंडियन इंपोर्टर रशिया से इंपोर्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी जो स्टैंडर्ड 10% है वो कितनी कर देगी? सपोज 8%, ऐसा कुछ प्रेफरेंशियल रेट। अब जब इंडियन इंपोर्टर को दिखेगा कि यार मैं अगर चाइना से खरीदता हूँ तो 10% टैक्स लगता है, रशिया से खरीदता हूँ तो 8% लगता है, रशिया थोड़ा सा गुड्स महंगा बेच रहा है
लेकिन फिर भी इसमें फायदा हो जाता है क्योंकि 2% बच रहा है यहाँ पे, तो फिर वो अपने आप रशिया से इंपोर्ट करेगा। बात समझ आ रही? तो प्रेफरेंशियल रेट्स स्टैंडर्ड रेट से कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ये तो आपको पहले ध्यान रखना। आ रही बात समझ? तो ये कंडीशन है। तो बायलैटरल अग्रीमेंट्स की वजह से बहुत बार दो कंट्रीज आपस में जब बिजनेस करते हैं तो वो ये डील कर लेते हैं कि देखो मैं आपके यहाँ से सामान खरीदूंगा, मुझे डिस्काउंट देना, आप मेरे यहाँ से सामान खरीदना, मैं भी डिस्काउंट दूंगा। तो हम ड्यूटीज थोड़ी कम लगाएंगे ना, तो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपने आप उस चीज को यूज करना स्टार्ट करेंगे और ट्रेड बढ़ेगा। तो इस दिस इंटेंशन, उस वजह से बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा वैसा। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज प्रेफरेंशियल रेट। ठीक है, कंडीशन समझ आ रही? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी ऐसे दो फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। ये जो टैरिफ लगाने की बात जो ट्रम्प कर रहा है वो यही है कि भाई इंडिया से जो भी सामान यूएस में आएगा मैं 100% ड्यूटी लगाऊंगा, डबल रेट कर दूंगा, तो सामान बिकेगा नहीं यहाँ पे, उनको महंगा पड़ेगा, बिजनेस टूटेगा। तो फिर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे, तो धमकी देने वाली बात होगी। वैसा है कितने सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसा है, लग्जरी कार्स पे इंडिया में इंपोर्ट करने पे 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। अब रोल्स रॉयस इंपोर्ट करते हो तो 4 करोड़ की रोल्स रॉयस 8 करोड़ की हो जाती है कि 100% तो इंडियन गवर्नमेंट कमा लेती है। मतलब जितना पैसा रोल्स रॉयस का मालिक खुद नहीं कमाता गाड़ी बेच के, उतना इंडियन गवर्नमेंट कमाती है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी है, और भी एडिशनल ड्यूटीज भी लगती है, 3 गुना रेट हो जाता है गाड़ी का। ये जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर जो JLR का ब्रांड है, JLR का ब्रांड 2009 से पहले फोर्ड का था, फोर्ड से पहले दूसरी BMW का था शायद, फिर बाद में टाटा ने खरीदा। JLR 2009 से पहले जो है वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं थी, वो फॉरेन कंपनी थी, तो गाड़ियां इंडिया में बनती नहीं थी। तो अगर आपको जैगवार इंपोर्ट करनी है इंडिया में तो वही एक रास्ता है, इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होती नहीं। तो 50 लाख का जैगवार का मॉडल 1.5 करोड़ का पड़ता था। अब 1.5 करोड़ के फीचर नहीं है ना फिर उसमें। फिर क्या है ना कि जो इंडिया में बायर है जो 1.5 करोड़ खर्च कर सकता है, वो ये सोचता था कि यार मैं 50 लाख वाले मॉडल के 1.5 करोड़ दूं तो फीचर्स तो 50 लाख के रेंज वाले ही आएंगे, इससे अच्छा मैं इंडिया में S क्लास ले लेता हूँ मर्सिडीज की, वो तो यहीं बनती है, वो 1.5 करोड़ में मुझे टॉप मॉडल मिल जाएगा जो जैगवार के उस मॉडल से बहुत ऊपर है। तो इस वजह से JLR यहाँ पे बिकती नहीं थी। रेंज रोवर, लैंड रोवर एक दो आपको देखने को मिल जाती थी, बाकी नहीं दिखती थी। अभी आप देख लो लैंड रोवर और रेंज रोवर जो है पूरा बॉलीवुड वही यूज करता है, और डिफेंडर है, ये सबके यहाँ डिफेंडर है, तो सारे सेलिब्रिटीज भी रेंज रोवर ही यूज कर रहे हैं क्योंकि टाटा ने खरीद ली तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, तो कस्टम ड्यूटी उस पर कम हो गई। अब 4 करोड़ की गाड़ी 4 करोड़ की पड़ती है, 12 करोड़ की नहीं पड़ती। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था, रोल्स रॉयस इंडिया में इंपोर्ट करो 4 करोड़ का मॉडल आते आते 12 करोड़ का हो जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ही 4 करोड़ है। सूरत में एक दो बिजनेसमैन जिन्होंने, डायमंड वालों ने ली हुई है रोल्स रॉयस, तो तब जब खरीदी थी तो पेपर में आया था 4 करोड़ की गाड़ी 12.25 करोड़ की पड़ी घर तक आते आते। उसमें 100% तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है और ऊपर के टैक्सेस अलग। RTO का जो पासिंग होता है ना 30-40 लाख रुपए तो RTO को दिए पासिंग करवाने के, बोला इतने में तो एक और फॉर्च्यूनर आ जाती है। बात वैसी है। लैम्बोर्गिनी आई थी सूरत में ऑरेंज कलर की, बहुत साल पहले, 8-10 साल हो गए, उसने इंपोर्ट की थी, तो उसका न्यूज़पेपर में RTO की जो रिसीट होती है ना उसका फोटो आया था। 36 लाख रुपीज उसने RTO का टैक्स पे किया था। 4 करोड़ की गाड़ी 8-9% टैक्स होता है, 36 लाख तो उसने टैक्स पे किया था सिर्फ गाड़ी का पासिंग करवाने के लिए, तो इतना महंगा हो जाता है वो। तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने प्रोडक्ट्स पे 100% तक चली जाती है। अब ये ट्रम्प जो इतना चिल्ला रहा है, एक पॉइंट उसका ठीक भी है एज अ बिजनेसमैन, वो ये बोलता है कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा मैं। रेसिप्रोकल का मतलब आप जितना टैक्स मुझ पे लगाओगे मैं उतना टैक्स आप पे लगाऊंगा। उसने स्टार्ट वैसे किया था और वो बात फेयर भी थी। अब जो इंडिया में बाइक्स हैं बजाज, ठीक है, बजाज और हीरो, बजाज यूएस में एक्सपोर्ट करता है, यूएस के रोड्स पे बजाज की बाइक चलती है, ठीक है वैसा है। पर यूएस ने इंडिया से बाइक्स इंपोर्ट करने पे 0% ड्यूटी लगा रखी है। तो बजाज वाले की तो चांदी है, वो जितनी बाइक एक्सपोर्ट करेगा इंडिया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेगी नहीं उससे, और यूएस वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है, तो बाइक सस्ते में वहां पे पहुंच जाती है और बिकती है। इंडिया ने उल्टा कर रखा है, इंडिया ने यूएस के ब्रांड पे हार्ली डेविडसन पे ड्यूटी लगा रखी थी पहले 100%। मतलब हार्ली डेविडसन की बाइक अगर आप इंडिया में यूज करना चाहते हो तो 5 लाख 8 लाख के नीचे तो ऑन रोड पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ की बजाज की बाइक तो 1 लाख रुपए के अंदर आ जाती है और वो यूएस में उसी रेट में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यूएस वाला बजाज की बाइक अफोर्ड कर पा रहा है और वो खरीद रहा है, पर इंडिया वाला हार्ली डेविडसन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, नहीं खरीद रहा है। तो हार्ली डेविडसन इंडिया में फ्लॉप है। बहुत साल पहले हार्ली डेविडसन आई थी तो 2-3 मॉडल निकाले थे उन्होंने, तो मेरे पहचान में हम लोग कहीं जिम जाते थे तो लड़का लेके आता था, तो हमने उसको पूछा भाई कितने की है ये, बोला 8 लाख रुपए की। बोला 8 लाख रुपए तो बाइक में डाल दिए, इतने में तो एक बड़ी गाड़ी आ जाती। और अब जिसको शौक है, पैसे हैं, तो वो चला रहा है। बट सूरत में ऐसे 2-4 हार्ली डेविडसन कभी देखने को मिल जाती थी। फिर 2-4 साल चलाई उसने, बोले मेंटेनेंस भी उतना आता है, सर्विस कॉस्ट भी आता है,
कोई सर्विस के लिए यहाँ पे उनके पास सर्विस सेंटर नहीं है, अहमदाबाद जाना पड़ता था सर्विस करवाने। बोला भाई तू तो सफेद हाथी पाल रखा है, इतने ठाट पालेगा, 8 लाख की बाइक, फिर उसकी एवरेज नहीं आती, फिर तो उसको सर्विस करवाने अहमदाबाद लेके जाता है। बोला यार इतनी मेहनत, थोड़े टाइम चलाई बोर हो गया बेच दी। बोले कौन इतना मेंटेनेंस करेगा, इतना तो कुछ है भी नहीं बाइक में, फिर वैसा हो गया तो वो फ्लॉप हो गया। अभी इन्होंने हीरो के साथ टाई अप किया है, तो हीरो और हार्ली डेविडसन ने मिलकर अभी ब्रांडिंग करके बाइक निकाली, अगर आपने देखा हो 440 सीसी ऐसा कुछ है, और वो डायरेक्ट अब रॉयल एनफील्ड को चैलेंज कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं वैसा है। तो टाई अप करके इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हार्ली डेविडसन इंडिया में बाइक बनाता है नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो महंगा पड़ता है। तो हीरो वाले को बोला भाई तू तेरी फैक्ट्री बना दे, यहाँ पे नाम हमारा लगा देना, अपने कोलैबोरेशन कर देते हैं, कम से कम बिकेगी तो सही, वैसा हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी ड्यूटी रिड्यूस की थी बीच में, 75% पे लेके आए। डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं यार ये अच्छी स्कीम है तुम्हारी, मैं सामान खरीदता हूँ 0% टैक्स लगाता हूँ, तुम मेरे सामान खरीदते हो 75% टैक्स लगाते हो, अब तुम 75 लगाओगे मैं भी 75 लगाऊंगा, या तो मैंने जीरो किया तुम भी जीरो करो। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसे जीरो करने लग जाएगी तो काम हो गया उनका, तो वो प्रेशर में कर नहीं पा रहे और वो वहां से धमकी दे रहा है। तो टैरिफ वाला जो चक्कर है, रेसिप्रोकल टैक्स का शुरू वहां से हुआ और अब तो पर्सनल हो गया है। रशिया से ऑयल खरीदा, टैक्स लगा दूंगा, चाइना से ज्यादा दोस्ती कर रहे हो, टैक्स लगा दूंगा, चाइना से मेरा गुस्सा है, तुम पर टैक्स लगा दूंगा, ये सब चल रहा है। सुबह उठ के चाय पीता है, फिर जो मन में आता है बोल देता है, अगले दिन फिर कुछ और बोल देता है, तो वो सब चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इतने रेट पे जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, 100% भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये इन्होंने लगाया 2018 में, इंपोर्ट्स पे है और इसका रेट है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। थोड़ा रेट्स पे ध्यान देना। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, समझ आ रहा है? तो मान लो गुड्स की वैल्यू 100 रुपया, बेसिक कस्टम ड्यूटी स्टैंडर्ड 10%, मतलब 10 रुपए। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना हो जाएगा पता है? इसका 10%, मतलब 1 रुपया। ध्यान से समझो, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, पीस पे लगेगा ना, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए तो होता है। तो इसके ऊपर आप देखोगे तो दिस इज इक्विवेलेंटली 1% ओनली। बात समझ आ रही? तो 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, गुड्स की वैल्यू का 10% नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। तो आप देखा जाए तो टोटल इतना हो गया। क्लियर हुआ? ये है सोशल वेलफेयर सरचार्ज का रेट। एक स्पेसिफिक रेट भी है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के ऊपर 3% रेट लगता है, 10% नहीं, स्पेशल रेट है। तो अगर आप वैसे गिनोगे ना तो ये 1 रुपए के बदले हो जाएगा 30 पैसा। दिस इज ओनली इन केस ऑफ पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजों पे। अब देखो पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो इंडिया में पिछले 5 साल से सेम ही है, चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जो क्रूड ऑयल है, पिछले 3 साल से सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है क्योंकि रशिया से डिस्काउंट ले रहे हैं। लेकिन पेट्रोल के प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, रिड्यूस नहीं हुआ प्राइस, गवर्नमेंट बैलेंस कर रही है। पहले ये था कि भाई पेट्रोल पे नुकसान जा रहा था, जब 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया था, क्रूड ऑयल महंगा था, तो गवर्नमेंट लॉसेस फेस कर रही थी। लेकिन इलेक्शन थे, कितना रेट बढ़ाएगी, उल्टा कम करना पड़ा। अब ऐसा है क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है तो सेम प्राइस रख के अपना मार्जिन कवर कर रहे हैं, बट कवर किए ही जा रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि कवर हो गया थोड़ा रेट कम कर दो। पेट्रोल कंपनीज भर भर के प्रॉफिट कमा रही है, भर भर के डिविडेंड बांट रही है, सरकार उस पर टैक्स लगा रही है, इन पे विंडफॉल टैक्स लगता है। पेट्रोलियम कंपनीज को जब बहुत सारा प्रॉफिट एक साथ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन, कि भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल सस्ता होता जा रहा है, तो मार्जिन बहुत बढ़ गया, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा के वन टाइम टैक्स कलेक्ट करती है। अब पहले उनको कमाने दे रहे हैं, फिर उन पर टैक्स लगा के अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन मर कौन रहा है यहाँ पे? कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करते वो नहीं करेंगे, फिक्स रेट पे चल रहा है। अपने को जब तक ये वॉर का फायदा मिल रहा है, रशिया सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तब तक गवर्नमेंट भी अपनी पॉकेट भर रही है और पेट्रोलियम कंपनीज भी प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन कंज्यूमर तक अल्टीमेटली कुछ भी नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है वो आपको बता दिया, ये आया 2018 से। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन, सॉरी हेल्थ सेस, नॉट हेल्थ एंड एजुकेशन, ओनली हेल्थ सेस। ये आया फाइनेंस एक्ट 2020, साल भी देख लो कोविड वाला, जहाँ पूरी दुनिया की हेल्थ की लगी पड़ी थी, तो इन लोगों ने हेल्थ सेस लगा दिया। बोला मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर हम हेल्थ सेस लगाएंगे। मतलब वैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स की इतनी जरूरत है, ऊपर से इंडिया के इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं नहीं, और उसके ऊपर ये लोग ड्यूटी लगा रहे हैं।
तो एडिशनल 5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए तो ये हेल्थ सेस एड ऑन कर दिया फ्रॉम 2020। इसका कोई क्रेडिट आईटीसी कुछ अवेलेबल नहीं होता है। फिर एक और आया रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये भी सेम डेट 2 Feb 2018 तभी आया जब ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया ना, सेम डेट पे। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है ये आपका पेट्रोल पे लगता है। ये जो 100 रुपए लीटर के अराउंड आप पेट्रोल भरवा रहे हो 94 95, उसमें 8 रुपए लीटर आपका ये सेस है, प्योर टैक्स। वैसे 95 रुपीज का जो पेट्रोल आप भरवा रहे हो ना, उसमें पेट्रोल की कॉस्ट 40 रुपए, 55 रुपए आप टैक्स दे रहे हो। एक्चुअल में 55 रुपीज टैक्स है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेस ये वो नाम अलग अलग लगा के कमा रहे हैं। एक्चुअल में कॉस्ट 40-42 रुपीज की रेंज में है। पेट्रोलियम कंपनीज पेट्रोल पंप डीलर्स को पेट्रोल बेचती 37 रुपीज लीटर। 3-4 रुपए पेट्रोल पंप वाले का कमीशन है जो उसकी कमाई है पर लीटर। उसके बाद जो है वो सारा टैक्स है। तो आप देख लो पेट्रोल का कॉस्ट कितना और टैक्स कितना। तो ये रियल सिचुएशन है। तो 8 रुपए लीटर तो आप ये सेस भर रहे हो, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। तो नाम से तो ऐसा समझ आ रहा है कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा होगा, और रोड की क्या हालत है वो आपको पता है। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है आप समझ लो। 8 रुपए लीटर अगर आप दे रहे हो तो फिर तो रोड एकदम अच्छे होने चाहिए। कि जब पैसा उसी नाम से लिया जा रहा है तो रोड तो ठीक से बनाओ। और रोड ठीक से तभी बनते हैं जब कोई ना कोई आने वाला होता है। अभी चल रही तैयारी देखा आपने? हाँ, वे कल रात को 11 बजे डिवाइडर पेंट कर रहे हैं। बोलो अब 11 बजे तुम्हारी दिहाड़ी का टाइम खत्म नहीं हुआ? वैसे 6 बजे भाग जाते हो, अब क्यों 11 बज रहे हैं? ये कोई बड़े मंत्री आने वाले होते हैं तो पूरा रोड चमका देते हैं। ये अपना बाहर वाला रोड देख लो, 4 रास्ते वाला। उस दिन वहां से सारा जो है वीआईपी मूवमेंट था, एक दिन में पूरा रास्ता बना दिया। और उसके पहले ऐसा था कि वो रास्ते से जाओ तो पूरा खाना वहीं हजम हो जाए और हड्डियों में जो दर्द होगा वो अलग से। लेकिन जब बनाना होता है, कोई मंत्री आएगा तो एक ही दिन में पूरी सड़क बन जाती है, पूरा रनवे बना देते हैं रोड पे। लेकिन पब्लिक जाती है तो 2-2 महीने वो चीज वैसी पड़ी रहेगी वैसा। तो वो प्रॉब्लम तो है। 8 रुपए लीटर देके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो इंटरेस्टिंग है, ड्यूटीज के जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे हैं। और कुछ लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करनी, सिर्फ मीनिंग ध्यान रखो। अपने वर्ड्स में अगर आप सेम चीज एक्सप्लेन कर दोगे ना पॉइंट वाइज तो भी चलेगा। एक ही आंसर आना है थियरी में, कुछ भी आ सकता है तो बन जाएगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग का मतलब है एक के बदले दूसरी ड्यूटी लगाना। एक चीज को सेट ऑफ करने के लिए, बोलते हैं ना, एक नुकसान की भरपाई करने के लिए दूसरा जो है टैक्स लगा दिया, ये वैसा कुछ हो गया। दैट इज कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब जो सेक्शन नंबर है यहाँ पे 3 सबसेक्शन 1, नोट करने वाली बात यह है कि वो टैरिफ एक्ट का है, मेन एक्ट का नहीं। 1962 का एक्ट नहीं है। सेक्शन 3 जो है वो 1975 वाले एक्ट के रेफरेंस में, वो पहली लाइन में लिखा है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना। क्या लोग सेक्शन नंबर याद कर लेते, पीछे का एक्ट नहीं पता होता, तो गलत लिख के आ गए तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया। तो सेक्शन 12 जो पीछे पड़ा वो कस्टम्स एक्ट था 1962, और ये जो आप पढ़ रहे हो दिस इज टैरिफ एक्ट 1975, तो वो फर्क हो गया। काउंटर वेलिंग का इंटेंशन क्या है वो समझते हैं। देखो, एक इंडिया में टैक्स लगता था जीएसटी से पहले, एक्साइज ड्यूटी। सिंपल टर्म्स में बोलूं, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टैक्स का। मैन्युफैक्चर करने पे टैक्स, बेचने पे टैक्स, खरीदने पे टैक्स, कमाने पे टैक्स। बार बार टैक्स भरते रहो, समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली सिचुएशन रही है। इंडिया में कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर करो तो उस पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी, आज लगता है जीएसटी। नाम चेंज हो गया लेकिन टैक्स तो है। सपोज 12.5% का टैक्स रेट था एक्साइज ड्यूटी का। तो क्या है ना, किसी बिजनेसमैन ने सोचा कि यार मैं इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो फालतू का 12.5% टैक्स लगता है। एक काम करता हूँ, बाजू में चाइना चलते हैं, चाइना में प्लांट लगाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट भी बहुत करती है, लेबर भी चीप है, वहाँ सेटअप करके वहाँ प्रोडक्शन करके गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लूंगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, तो 2.5% की तो बचत ही हो रही है। तो ऐसा कुछ दिमाग लगा के कैलकुलेशन अपने फेवर में बिठा लिया। अब अगर ये स्कीम चल गई तो हर बिजनेसमैन, हर कंपनी यही करेगी। प्लांट चाइना में लगा दो, नेपाल में लगा दो, बांग्लादेश में लगा दो, श्रीलंका में लगा दो, गुड्स इंडिया लेके आ जाओ, झंझट ही खत्म। गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो फिर सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर चला जाएगा, टैक्स तो लेना ही है, तो करे क्या? बोले अपने क्या करना है, एक प्रोविजन ही तो बनाना है, सब सीधे वापस आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन में प्रोविजन बनाया कि अगर आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन वही गुड्स पे हम एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इंटेंशन ये है कि यही प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में बनाते तो हमें एक्साइज ड्यूटी मिलती, बट आपने इंडिया में बनाने के बदले बाहर से इंपोर्ट कर लिया
तो हमारी एक्साइज ड्यूटी का तो नुकसान हो गया, तो हम वो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे इस नाम से वसूल करेंगे। अब पता है क्या होगा, इंपोर्ट करने पे यू आर पेइंग बेसिक कस्टम ड्यूटी, यू आर पेइंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एडिशनली यू आर पेइंग दिस ड्यूटी ऑल्सो। फिर आप क्या सोचोगे, अरे छोड़ यार, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने से अच्छा ये फैक्ट्री लगा लेता हूँ। तो जो लोग एक्साइज ड्यूटी बचाने के चक्कर में इंडिया से बाहर जा रहे थे, वो चुपचाप इंडिया आ जाएंगे। समझ आ रही है, क्योंकि टैक्स तो उतना ही लगना है, पॉइंट ही खत्म कर दिया। उल्टा वो बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा लग जाएगी। अब वो नजरिया चेंज हो गया ना, बोले यार 12.5% तो ऐसे भी देने वैसे भी देने, उल्टा इंपोर्ट करने पे बेसिक कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज 11% एक्स्ट्रा हो गया, छोड़ना इंडिया में बना लेते हैं, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए या एक्साइज ड्यूटी के नुकसान को कम करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया 3 सबसेक्शन 1। अब आज की डेट में पॉइंट ये है कि एक्साइज ड्यूटी 99.99% प्रोडक्ट्स पे से हटा दी गई, तो जीएसटी आ गया। तो सेम सेक्शन पीछे इन्होंने 3 सबसेक्शन 5, 3 सबसेक्शन 7 बनाया फॉर जीएसटी। तो अगर आप इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, तो वही गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पे जो जीएसटी लगता है, 5% लगता है, 12% लगता है, जो भी रेट होगा, उतना आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी आज भी देनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट टैक्स तो लग ही रहा है आपके ऊपर। बात समझ आ रही है? तो जानबूझ के गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को महंगा बना रही है, अनफेवरेबल बना रही है, ताकि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दो। और वही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की आप हिम्मत करो, तो जो लोकल अथॉरिटीज आपका खून पी जाती है वो अलग बात है। तो ना वहां से खरीदने देंगे, ना यहाँ ढंग से बनाने देंगे, तो वो थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम है, चलता रहता है। चलो समझ आया? तो ये है 3 सबसेक्शन 1। अब इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, गवर्नमेंट का वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, कंजम्पशन के हिसाब से नहीं, बेचने के हिसाब से, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये सरकार के फेवरेट प्रोडक्ट है सारे, टोबैको, सिगरेट, अल्कोहलिक लिकर, गैम्बलिंग, ये सबसे सरकार बहुत पैसे कमाती है, क्योंकि लोगों को पता है, उनको मालूम है पब्लिक भी सुधरने वाली नहीं है, कितना भी टैक्स लगाओ, जो पिएगा वो पीने ही वाला है, तो पैसे बढ़ा भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, अगर आप लिकर इंपोर्ट करते हो इंडिया में, अब प्रॉब्लम ये है कि लिकर पे इंडिया में सेंट्रलाइज टैक्स पॉलिसी नहीं है। चाहे तो ये लोग सब सुधार सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स है, सुधारते नहीं है। लिकर इंडिया बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी रिसेंट एक केस स्टडी चल रही है, एक बियर का ब्रांड है बीरा 91, तो वो बियर ब्रांड है और वो इंडिया का ब्रांड है। पिछले कुछ साल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ और उसकी सेल भी बढ़ी, और लोकल ब्रांड है तो लोगों ने कंज्यूम भी किया, लोगों को टेस्ट भी पसंद आया और अच्छा फैक्ट्री इंडिया में सेटअप कर लिया, ब्रूअरी बना ली पूरी, वो सब था। अभी वो कंपनी बंद होने पे आ गई है, लॉसेस में चली गई है, कंप्लायंसेस का प्रॉब्लम हुआ है। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए भी वो एक केस स्टडी है, उनके शेयर होल्डर्स कुछ 200 से ज्यादा बढ़ गए थे, तो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने का कंपल्शन आ गया, वो सब उन्होंने किया नहीं, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर नॉन कंप्लायंसेस के चार्ज लग गए, आरओसी पीछे पड़ गई, ये सब मैटर हो गए। और फिर कंपनी फाइनेंशियल चक्करों में फंस गई, क्योंकि हर स्टेट में टैक्स पॉलिसी अलग अलग है, तो वो सब लाइसेंसिंग और ये सब बहुत प्रॉब्लम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लीकर प्लांट आपने एक स्टेट में स्टार्ट किया और पूरे इंडिया में बेच रहे हो, सेंट्रल पॉलिसी नहीं है। हरियाणा की पॉलिसी अलग है, राजस्थान की पॉलिसी अलग है, गोवा की पॉलिसी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो अगर आपको महाराष्ट्र में बेचना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, कर्नाटक में बेचना है तो कर्नाटक गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 25 स्टेट में बेचने के लिए 25 लाइसेंस लगते हैं, और हर स्टेट की सरकार अलग तरीके से चलती है, कोई पैसा खाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो बिजनेस को स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे? एक बिस्किट का पैकेट बनाते हो ना, तो पूरे इंडिया में सेम तरीके से बिकता है, लेकिन अगर लीकर बेच रहे हो तो पॉलिसी जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारी सिचुएशंस होने की वजह से लीकर बिजनेस इंडिया में थोड़ा सा टफ है। अब क्योंकि सेंट्रल टैक्सेशन नहीं है, कोई लीकर इंपोर्ट करेगा तो उस पर एडिशनल ड्यूटी कैसे लगाएंगे? वो बोलेगा सर इंडिया में कहाँ एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सेंट्रल लेवल पे लग रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कोई नहीं लेती है, तो भाई इस चीज को हम फिर क्यों पे करें? तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि भले इंडिया में सेंट्रल टैक्स नहीं है अल्कोहलिक लिकर पे, लेकिन टैक्स तो है, आप इंपोर्ट करोगे ना, आप टैक्स तो लगाएंगे। बोले कैसे लगाओगे? कोई बात नहीं, जिस स्टेट में इंपोर्ट कर रहे हो उस स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट एक्साइज लगता है उस रेट के बराबर ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन ड्यूटी तो लगाएंगे। सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी तो लगती है, उस हिसाब से लगाएंगे। क्योंकि लिकर के ऊपर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है, वो सब्जेक्ट उनका है, तो हम रेट वहां से ले लेंगे, लेकिन आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ये तो इम्प्लाइड सी बात हो गई। वैसे बोलो, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। एकदम सेम कंसेप्ट है, लेकिन टैक्स का नेचर चेंज हो गया। ये भी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ही है।
3(1) में जो ड्यूटी लग रही थी ना वो एक्साइज के बदले लग रही थी, यही पॉइंट था। 3(5) में जो ड्यूटी लग रही है वो एक्साइज के बदले नहीं लग रही, वो वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स के बदले लग रही है। इंडिया में जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई प्रोडक्ट बेचता है उस पर प्रॉफिट चढ़ा के, तो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, जो अब जीएसटी बन चुका है। पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, अब जीएसटी बन चुका है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी ये सब चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई इंडिया में अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो और अगर इंपोर्टेड गुड्स पे आप आगे वैट टैक्स या सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करने वाले हो तो फिर हम इसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाएंगे, हमारे रेवेन्यू का नुकसान मत करना। और एडिशनल ड्यूटी का रेट यहाँ पे फिक्स है, मैक्सिमम 4%। यहाँ रेट दिया हुआ है, 3(1) में कोई रेट नहीं था। 3(1) में तो जो एक्चुअल जीएसटी का रेट है वही कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है मैक्सिमम 4% एडिशनल ड्यूटी हम लगाएंगे अंडर 3(5). अब ये जो 3(1) और 3(5) दोनों सेक्शंस हैं, पहले तो आप ये समझो कि ये बहुत कम गुड्स पे अब एप्लीकेबल है। 3(1), 3(5) दिस इज इन प्लेस ऑफ या इन ल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी, उसके बदले। एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ वैट और सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स 99% प्रोडक्ट्स पे खत्म हो गया। थोड़े बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा उस पे लग रहा है, बाकी किसी पे लग नहीं रहा है। अब इनके बदले क्या आ चुका है? जीएसटी। जीएसटी का सेक्शन है 3(7)(7). तो इन्होंने बोला जिन प्रोडक्ट्स पे आज जीएसटी लग रहा है उसके बदले हम जो एडिशनल ड्यूटी लगाएंगे वो 3(7) के हिसाब से लगेगी। जिन प्रोडक्ट्स पे एक्साइज लग रहा है वो 3(1) में जाएंगे, जिन पे वैट लग रहा है 3(5) में जाएंगे। मतलब ये सारे टैक्सेस का नुकसान सरकार नहीं सहेगी अगर आप इंपोर्ट करते हो। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो जितनी एक्साइज ड्यूटी हम इंडिया में कमाते थे मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके बदले 3(1) के नाम से ड्यूटी लगा देंगे। जितना वैट लगता है उसके बदले 3(5) की ड्यूटी लगा देंगे। जितना जीएसटी लगता है उसके बदले 3(7) की ड्यूटी लगा देंगे। तो इन शॉर्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पे और ट्रेड करने पे सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं वो तो वो लेके ही रहेंगे, भले आप इंपोर्ट करो या लोकल में बनाओ, ये तो देने ही देने। समझ आए? तो ये 3 सेक्शंस में तीनों नाम से इन्होंने इस चीज को कवर अप कर लिया। ये स्टोरी आपको ध्यान रखनी। चलो, तो ये सेक्शन 3 वाली सीरीज जो है वो यहाँ पे हुई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेक्शन नंबर 6 पे आ जाओ। 2 मिनट।
हाँ चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 6 दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। सेक्शन 6 और 7 दोनों है। शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत बार गवर्नमेंट को अपने बोलते ना बेनिफिट के लिए, मतलब कंट्री के बेनिफिट के लिए भी ड्यूटीज इंपोज करनी पड़ती है। अब बोले ऐसा एग्जैक्टली कब होता है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी नाम ही वैसा रखा है ना। प्रोटेक्टिव ड्यूटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करना नेसेसरी होता है बहुत बार। एक एग्जांपल ऐसा ले लो, देखो जो ट्रेडर्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर बिजनेसमैन, उनको तो अपना प्रॉफिट दिखता है। देश की समस्या क्या है उससे उनका थोड़ी लेना देना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स ग्रो हुए, जैसे पल्सेस दाल, ठीक है, तो पल्सेस ग्रो किए, दाल अलग अलग टाइप की जो है वो ग्रो की। अब इस साल ऐसा कुछ हुआ है कि वेदर सही नहीं था, बारिश कम ज्यादा हुई है और दाल की ग्रोथ लिमिटेड हुई है, मतलब जितना इंडिया का कंजम्पशन है उससे कम हुई है। तो इन शॉर्ट वैसे ही शॉर्टेज है। अब ट्रेडर तो अपना फायदा देखता है, उसको इंडिया में कोई अगर 150 रुपए किलो दे रहा है और फॉरेन से उसको 210 रुपए किलो का ऑर्डर आ रहा है, तो 210 वाले को बेचेगा। उसको फिर सरकार बोल रही नहीं नहीं, देश में वैसे इस बार अनाज और दाल की उपज कम हुई है, तो भाई तुम लोग एक्सपोर्ट मत करना, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई ट्रेडर ये सोचेगा नहीं नहीं चलना, जाने दे, 2 पैसे कम कमा लूंगा, मेरे देश का जो भी इंसान है वो पहले दाल खाएगा, फॉरेन वाला नहीं खाएगा, चलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। मैं सोचो 60 रुपए किलो ज्यादा मिल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बेचूंगा जहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो सारा एक्सपोर्ट कर देगा। अच्छा, फिर इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। बात समझ आ रही? तो अल्टीमेटली तो हमारा नुकसान ही हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर ऐसा कुछ है तो इस सिचुएशन में, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो इस एक्सपोर्ट को रोक सकती है। अब एक्सपोर्ट को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाते हैं। इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। अगर किसी ने दाल एक्सपोर्ट की तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अब जब टैक्स लगाएंगे तो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो एक्सपोर्टर अपने आप एक्सपोर्ट करने के बदले लोकल मार्केट में बेचेगा जहां उसको फायदा दिखेगा। तो उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट को इस तरीके की ड्यूटीज बहुत बार लगाते हैं। इंपोर्ट पे भी लगती है। बीच में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था दुबई से। इंडियन गवर्नमेंट ने दुबई वाले गोल्ड के ऊपर 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी। जैसे ही 5% लगाई, इंडिया का गोल्ड और दुबई का गोल्ड एट पार हो गया, वो प्राइस डिफरेंस खत्म हो गया, लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ये इंटेंशन है जिस वजह से सेक्शन 6 और 7 में प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। क्लियर? प्याज और टमाटर और ये सब चीज़ों पे भी लगती है। प्याज का इंपोर्ट बीच में करना जरूरी था बिकॉज इंडिया में मतलब जो प्राइस है प्याज के 200 रुपए किलो टच हो गए थे। तो बोला इंपोर्ट करने दो ताकि सस्ता हो जाए, तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी, आने दो, फ्री में आने दो। तो उस वजह से क्या है, प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। तो उस इंटेंशन से ही किया जाता है। लैंग्वेज आप पढ़ के देख लो, सेक्शन 6 और 7 छोटा सा ही पॉइंट, एक बार रीड कर लो, फिर आगे देखते हैं। बोलो, पता चल रहा है? तो इस तरीके की प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगवानी पड़ती है। पार्लियामेंट में इसको अप्रूव भी कराना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए इस टाइप के ट्रांजैक्शंस कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी ऐसा ही है कुछ, सेफ गार्ड ड्यूटी। सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, दैट इज कॉल्ड सेफ गार्ड ड्यूटी। नाम से समझ में आ रहा है, सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट करना। अगेन इंटेंशन वही है। लोकल इंडस्ट्री जो है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, उनका बहुत फाइट है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ। देखो ये 1991 की पॉलिसीज पढ़ी होंगी आप लोगों ने, LPG पॉलिसी, याद है कुछ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वैसे बोलते थे। ये सारी पॉलिसीज जो है फ्रेम करने का काम अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उनकी पॉलिसीज की वजह से इंडिया ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हुआ। एक ऐसा क्राइसिस आ गया था उस टाइम पे, मतलब मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर तो लोग मजाक उड़ाते थे उनका,
लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो बंदे ने क्या अचीव किया हुआ है अपने पूरे करियर में। तो ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट वन पॉइंट, इकोनॉमिक्स में मास्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, पता नहीं कितनी डिग्रीज ली हुई है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट पे सर्व किया हुआ है। तो वेरी एजुकेटेड एंड लर्नेड पर्सन। तो उनके हाथ में जब ये प्रॉब्लम आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो तब इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी 90s में, स्टार्टिंग के अर्ली 90s में। और उस पॉइंट पे हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था, पैसे ही नहीं थे। और ऐसा था कि 15 दिन और ऐसे ही चलेगा ना तो श्रीलंका वाली हालत हो जाती, फॉरेन रिजर्व खत्म, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स, वो पॉइंट पे आ गए थे। और उतना एक्सट्रीम पे आने के बाद गवर्नमेंट ने, तब की गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया और बोला कि भाई आपको फाइनेंस मिनिस्टर तो हमने बनाया है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, आप ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी बन के चलाते रहोगे कि इंडिया किसी से सामान खरीदेगा नहीं, इंडिया किसी को कुछ बेचेगा नहीं, तो कैसे चलेगा। इतना बड़ा देश है, बढ़ती आबादी है, आपने इकोनॉमी क्लोज कर रखी है। पहले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंडिया में आते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, जो होने पे ही है वैसा। अब पॉइंट ये आ गया ना कि तब प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला, पीवी नरसिम्हा राव तब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को बोला कि देखो ये पूरा रिस्क है, हमें तो पता नहीं क्या करना है, आप इकोनॉमिस्ट हो, यू नो, बट आप जो भी डिसीजन लोगे, अगर इससे ये बैकफायर हो गया तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। और बोला अगर ये डिसीजन सक्सेसफुल हो गया तो सारा क्रेडिट एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे और पार्टी को मिल जाएगा। आप सोच लो क्या करना है, क्योंकि आपका करियर पे आ जाएगा ये कि भाई आपने ऐसा डिसीजन लिया, इकोनॉमी अगर उल्टा पड़ गया कुछ भी। तो ई सेट बोले नहीं, पहली बात तो ऐसा उल्टा पड़ेगा नहीं, बट अगर कुछ होगा भी तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट माई इमेज, लेकिन इकोनॉमिकली कंट्री के लिए क्या जरूरी हो मैटर करता है। ऑन दैट नोट उन्होंने वो डिसीजन लिया, 91 की ये पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च की, इकोनॉमी ओपन हुई, और वहां से जो इंडिया की ग्रोथ हुई है, तो आज जो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में है, 4th नंबर 5th नंबर चलता रहता है, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके पहले ये चीज नहीं हो रही थी, और अगर वो नहीं करते तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं हुआ होता वैसा। तो वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा मार्केट उस वजह से खुला। और जितने लोग तब अपनी एज में थे, बिजनेस में थे या यंग एज में थे, अपॉर्चुनिटीज, पूरा मार्केट ही खुल गया। तो इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई कि 90s में लोगों ने जो पैसे कमाए ना, वो आज जो रिच लोग हैं जिनके बहुत पैसे हैं, उन्होंने कमाए सारे वो 90s के 10 साल में। अब वो पैसा एक बार कमा लिया, फिर पैसे से पैसा कमाना उतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आज जीरो से पैसा कमाना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि चैलेंजेस और बढ़ गए वैसा है। तो इकोनॉमी का ओपन होना कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हुआ है, और वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो टैरिफ एक्ट में 8B में एक पॉइंट ये आ गया कि क्योंकि अब इकोनॉमी ओपन हो गई है, एक चैलेंज ये भी है कि कंपटीशन बढ़ गया। फिर ऐसा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है, पहले क्या उसकी मोनोपोली थी, इंडिया में जो फैक्ट्री लगा के बैठा है वो कितना भी घटिया क्वालिटी का सामान बनाए, बिकेगा तो वही, बाहर से तो लाना अलाउड ही नहीं है। अब ऐसा है पूरी दुनिया से कहीं से भी खरीद लो, तो पूरा वर्ल्ड आपका कॉम्पिटिटर है। तो बिकॉज ऑफ दैट लोकल इंडस्ट्री वर्सेस इंपोर्टेड गुड्स, ये फाइट चलता रहता है। गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि हम लोकल इंडस्ट्री को कोलैप्स नहीं होने दे सकते, क्योंकि फिर लोग कहाँ जाएंगे, मजदूरी कैसे करेंगे, दिहाड़ी कैसे मिलेगी, जॉब्स कैसे मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और सारा अगर इंपोर्ट बंद कर दिया तो भी ठीक नहीं है, तो बैलेंस रख के चलना है। यहाँ पे ऐसा बोला कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक लिमिट तक अगर आप एक साल में इंपोर्ट करते हो इंडिया में तो ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट होगा तो हमें उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगानी पड़ेगी टू बैलेंस आउट द सिचुएशन, और उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। अब इसमें लिमिट है, कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल या प्रोडक्ट की अगर आप बात कर रहे हो और आप किसी डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करते हो, नाउ व्हाट इज अ डेवलपिंग कंट्री, पढ़ा आपने स्कूल टाइम में, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, बरसों से इंडिया डेवलपिंग ही है, 150 करोड़ तो हो गया, कितना डेवलप करोगे, इसको ओवर डेवलप डिक्लेयर करो ताकि पॉपुलेशन पे थोड़ा फर्क पड़े। लेकिन डेवलपिंग का मतलब ये है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि सबके पास बेसिक फैसिलिटीज है एंड एवरीथिंग। तो जो पॉवर्टी रेशियो है, बाकी जो चीजें हैं, उस वजह से अभी भी हम डेवलपिंग वाली कैटेगरी में हैं। तो डेवलपिंग नेशन से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपके टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा एक डेवलपिंग नेशन से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे एसी हो सकता है, तो पूरे इंडिया में जितने एसी इंपोर्ट हुए एक साल में, उसका 3% कैलकुलेट करो। एक डेवलपिंग नेशन से अगर इतना सारा इंपोर्ट हो गया तो उसके बाद ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सपोज हम बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, ताइवान से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ताइवान से इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो 3% तक चलेगा। उसके बाद जो इंपोर्ट करेगा उस साल में ताइवान से, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। तो जो पहले 3% में आ गया वो बच गया, उसके बाद जो आएगा उस पर ड्यूटी लगेगी। आया समझ में? दूसरा, एक से ज्यादा अगर डेवलपिंग कंट्रीज से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर 3% पर कंट्री हो गया ना। 10 डेवलपिंग नेशन से इंपोर्ट करो, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी एक एग्रीगेट लिमिट है, 3% पर कंट्री है, बट इन टोटल कितना, 9%।
तो आपके टोटल इंपोर्ट जितने भी हैं उसका मैक्सिमम 9% इन एग्रीगेट डेवलपिंग नेशन से हो सकता है। उससे ज्यादा अगर डेवलपिंग नेशन से इंपोर्ट किया तो उस पर आपकी ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज एट द रेट गिवन अंडर सेक्शन 8 कैपिटल बी। ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर ही समझ आ गया? चलो, तो 8B का ये बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। 8B में जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं है, एट ए टाइम लगती है 4 साल के लिए। ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं 4 साल के लिए, फिर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। टोटल इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 10 साल तक। एट ए टाइम 10 साल तक ड्यूटी लग सकती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें प्रोविजनल ड्यूटी का। प्रोविजनल ड्यूटी का मतलब ये है कि अगर अभी फिक्स नहीं है कि ड्यूटी लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि 3% 9% वाली कंडीशन ओरली बोलना बड़ा सिंपल है, लेकिन रियल डेटा को चेक करना हो तो कितना टाइम लगेगा? पूरे देश का टोटल इंपोर्ट उसका 3% किसी एक देश से, तो डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डिपार्टमेंट को अगर ये लग रहा है कि 3% शायद क्रॉस हो गया होगा अभी तक, तो एक बार ड्यूटी तो ले लेनी चाहिए। तो टेम्पररी बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी लगा सकते हैं कि भाई हिसाब बाद में कर लेंगे, बाई चांस बाद में पता चला कि 3% क्रॉस नहीं हुआ था तो आप ड्यूटी के पैसे वापस ले जाना, और क्रॉस हो गया था तो आपने देने ही थे। तो टेम्पररी बेसिस पे भी ड्यूटी लगाने का एक प्रोविजन है, एंड दैट इज फॉर मैक्सिमम 200 डेज। परमानेंट लगा दी तो 4 साल, लेकिन टेम्पररी लगाई तो 200 डेज। 200 डेज में फिर डिपार्टमेंट उसको गिन के बता देगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। बोलो, बात समझ आ गई? तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सेक्शन 8B में दे रखी है। सेफगार्ड ड्यूटी का रेट भी दे रखा है, दैट इज 30%। ठीक है, 30% आपको सेफगार्ड ड्यूटी लगती है अगर ये नंबर्स क्रॉस हो जाते हैं जो यहाँ पे बोला हुआ है। बोलो, आपको डाउट? समझ आया? चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। सब्सिडी क्या होती है तो आपको पता है, डिस्काउंट, सब्सिडी। ठीक है, बेनिफिट मिलता है आपको वैसा। अब यहाँ पे भी सेक्शन बनाने का इंटेंशन कुछ ऐसे ही था। सपोज ऐसा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है कि भाई इंडिया में जितने आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे ना उस पर हम आपको सब्सिडी देंगे, 5% 10% कुछ रेट ऐसा। तो उस वजह से बांग्लादेशी गुड्स इंडिया में सस्ते हो जाएंगे। ज्यादा सस्ते हो जाएंगे तो फिर लोकल मार्केट के साथ कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर लोकल मार्केट के गुड्स कोई खरीदेगा नहीं, सब इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे। इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडाइज्ड गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकती है। तो जितना बांग्लादेश की गवर्नमेंट उन गुड्स को सस्ता करेगी, इंडियन गवर्नमेंट उतना उन गुड्स को महंगा कर देगी। तो पता होगा क्या, इंडियन लोकल गुड्स और बांग्लादेशी इंपोर्टेड गुड्स एट पार आ जाएंगे प्राइस पॉइंट पे। तो वॉर प्राइस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, वॉर क्वालिटी पे होना चाहिए, ये बेसिक इंटेंशन है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की ड्यूटी लगाई जा सकती है। ठीक है, इंटेंशन समझ आया? तो हर ड्यूटी लगाने का अपना इंटेंशन है, तो काफी लॉजिकल बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बोला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का प्रोविजन है ये, प्रैक्टिकली भी सेक्शन 9 का ही पार्ट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी। और डंपिंग क्या होता है? डंपिंग ना चाइना करता है। चाइना क्या करेगा, जो प्रोडक्ट वो उसका खुद के मार्केट में 100 रुपए का बेच रहा है वो इंडिया को वो 80 रुपए में एक्सपोर्ट करेगा, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कोई भी देश जब एक्सपोर्ट करता है तो महंगे में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इंपोर्टेड गुड्स महंगे पड़ते हैं, ये सिंपल सी बात है। लेकिन चाइना उल्टा करता है, सस्ते में बेचो, इतना सस्ता बेचो कि वहां की लोकल फैक्ट्रीज बंद हो जाए। जो लोकल इंडियन प्रोडक्ट है वो 90 में बिक रहा है, ये लोग 85 में बेच रहे हैं। तो सीधी बात है, इंडियन कंज्यूमर तो फिर 85 पे शिफ्ट हो जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है,
कि इंडियन मैन्युफैक्चरर कमाए, भाई कमाए तो सस्ता बेच, महंगा बेचेगा तो क्यों लेंगे, जो सस्ता पड़ेगा वो लेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में लोकल मैन्युफैक्चरिंग अपना खत्म हो जाएगा और फिर हम पूरे डिपेंड हो जाएंगे चाइना पे। फिर चाइना वाला 85 का 95 करेगा, देना पड़ेगा, फिर लगेगा यार इससे तो अपने प्रोडक्ट बेटर था, ये तो अब लूटने लग गया। तो ये प्रॉब्लम होता है। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। चाइना जो करता है उसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब जो कंट्री अपने देश में जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बेचता है उससे सस्ते रेट पे अगर वो एक्सपोर्ट करने लग जाए या बिलो कॉस्ट नुकसान में बेचने लग जाए तो उसको डंप करना बोलते हैं। बल्क क्वांटिटी में सस्ता बेचो, नुकसान जाता है जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में प्रॉफिट कमा लेंगे। दैट इज द मेन इंटेंशन। इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है। कितनी ड्यूटी लगाती है कि इंडियन गुड्स और चाइनीज गुड्स ना प्राइस पॉइंट पे सेम हो जाए। एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ले लो, इसमें कैलकुलेशन भी आ सकता है। इसको बोलेंगे डंपिंग मार्जिन। चाइना ने जो चीज अपने यहाँ 100 रुपए में बेची है वो आपको 85 में बेच रहा है, तो 15 रुपए का डंपिंग या नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ लोकल इंडियन गुड्स इन इंडिया। हमारे वाले गुड्स वो है 90 रुपीज के। अब ये जो गैप है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं इंजरी मार्जिन। कितना? 5 रुपए। बात समझना, डंपिंग करके वो हमें कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? 15 रुपए। 100 की चीज 85 में भेज रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमें नुकसान 15 रुपए का नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है 5 रुपए का। मतलब प्राइस की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। इंडियन गुड्स, इंडिया का लोकल गुड्स या 90 रुपए का बिकता है, चाइनीज गुड्स 85 में बिक रहा है, तो इंडियन कस्टमर चाइनीज गुड्स खरीद के कितना अपना पैसा बचा रहा है? 5 रुपए। तो हमें तो ये 5 रुपए की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये गुड्स भी 90 रुपीज का होता तो सेम प्राइस पॉइंट होता, फिर कस्टमर क्वालिटी प्रेफर करता, और अगर चाइनीज गुड्स की क्वालिटी खराब है तो फिर वो इंडियन गुड्स खरीदता। कितनी बार कस्टमर क्या है ना, 5 रुपए बचाने के चक्कर में थोड़ी लो क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, और यही फायदा चाइना वाला उठाता है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जब ड्यूटी लगाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो उसके लिए प्रोविजन यहाँ पे ऐसा बोलता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इक्वल टू विच एवर इज लेस ऑफ द टू, डंपिंग मार्जिन वर्सेस इंजरी मार्जिन। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम ड्यूटी यहाँ सरकार कितनी लगा सकती है? 5 रुपए। समझ आ रहा है? 15 रुपए नहीं, क्योंकि हमें तो नुकसान 5 रुपए जितना ही हो रहा है ना। अब चाइना में वो गुड्स कितने बिकता है उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडियन कस्टमर चाइना जाके तो लेके आएगा नहीं, उसका तो फाइट इसके बीच में है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे अगर ड्यूटी लगाती है तो मैक्सिमम कितनी लगा सकती है? 5 रुपए। इन दोनों में से विच एवर इज लेस। जैसे ही 5 रुपए ड्यूटी लगाएंगे, ये 90 रुपए का हो जाएगा, ये भी 90 रुपए का हो जाएगा, सेम प्राइस पॉइंट आ गया। अब फेयर कॉम्पिटिशन, अनफेयर कॉम्पिटिशन प्राइस के बेस पे नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। चलिए, कुछ कंफ्यूजन यहां तक कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर हो रहा है? एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर सरकार लगाती है किसी प्रोडक्ट पे तो 5 साल तक लगा सकती है, 5 years एट ए स्ट्रेच कंटिन्यूस। 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर फर्दर 5 years। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 5 10 हो गया। और इसमें बोला है कि बीच में ना सोचने का टाइम भी ले सकती है गवर्नमेंट। सोच रहे बताते हैं, उसमें 1 साल सोचने का टाइम लेंगे ना, तब तक भी ड्यूटी लगती रहेगी। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया पता है? 5, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? 5 + 1 + 5। 5 साल तक ड्यूटी लगाई, 5 साल हो गए। 1 साल से सरकार सोच रही है, बोले से जल्दी सोचो, नहीं सोचते आराम से, ड्यूटी तो लगती रहेगी तब तक, सोच के बताते हैं। 1 साल खत्म होते होते बोला और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो टोटल टाइम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 11 years। ऐसे 5 + 5 10 होता है, लेकिन गवर्नमेंट बीच में अगर सोचने में टाइम लगा दे तो वो बढ़ जाएगा और टोटल चला जाएगा अप टू 11 years। बोलो, कोई कंफ्यूजन?
समझ आ रहा है? तो वो अलग अलग टाइप की ड्यूटीज लग रही है और कुछ नहीं है, मेजोरिटी टाइप तो यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद है राउंडिंग ऑफ इवेंट। राउंडिंग ऑफ पैसों में, रुपये में। इनकम टैक्स में याद है इन मल्टीपल ऑफ ₹10 किया था, 10 रुपए के मल्टीपल में टोटल इनकम, 10 रुपए के मल्टीपल में टैक्स लायबिलिटी, 288A 288B फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। राउंडिंग ऑफ कर रहे थे, किसी की टोटल इनकम आ रही हो गई 5,36,000, 281 तो उसको 280 कर देंगे, 286 आ रही हो 290 कर देंगे, वैसा वाला पार्ट इसमें भी बोला। यहाँ राउंडिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹1 में होता है, 10 में नहीं होता है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट सेम ही। फिर बोल रहे हैं अगर गुड्स आप DTA से SEZ में बेच रहे हो तो क्या करें? तो बोले एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगी उस पर। DTA मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, लोकल एरिया, नॉन सेज एरिया। और सेज एरिया आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो डोमेस्टिक एरिया से सेज एरिया में कोई भी गुड्स भेजना एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन यही सेज एरिया से आप लोकल एरिया में परचेज करोगे तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी में कंसिडर करेंगे, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, बिकॉज सेज एरिया टेक्निकली इंडिया के बाहर है वैसा। तो ये बात सिर्फ क्लैरिफाई की है यहाँ पे, ये पॉइंट है। बोलो कुछ कंफ्यूजन इसमें? समझ आया यहाँ तक? तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने मेजॉरिटी चीजें देख ली है। अब ये टैक्सेबल इवेंट वाला टॉपिक बचा है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और उसमें बहुत कुछ रिलेट होगा, तो मैं अभी इस स्लॉट में नहीं लूंगा, हैवी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लॉट में उसको अपने कंटिन्यू करेंगे। अब एक आपका बेस सेटअप हो गया है ना, तो आगे के चैप्टर्स बहुत क्विकली आपके निकल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज पता नहीं है कि क्या है। अब इतना आइडिया आ गया ना, तो आगे के टॉपिक्स बहुत जल्दी रिलेट होंगे और काफी कुछ GST से मैच होगा। असेसमेंट का प्रोविजन मैच होगा, वैल्यूएशन है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, इतना रखते हैं, आप ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट स्लॉट में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। कस्टम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हमने देखा, बेसिक कंसेप्ट देखे, उसमें लास्ट वाला एक पार्ट मैंने पेंडिंग रखा है, वो एक्चुअली में बहुत सारे टॉपिक से कनेक्टेड है, तो वो एक फ्लो में करवाऊंगा तो मजा आएगा, और उसको थोड़ा सा डिले करते हैं अपन। पहले कुछ सिंपल टॉपिक्स देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पेज नंबर 13, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दो टॉपिक है वैसे, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अपने अभी आज सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे, वैल्यूएशन वाला कल देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आएगा। क्लासिफिकेशन में ऐसा बोला कि देखो गुड्स जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी वो एयर कंडीशनर का एग्जांपल मैंने लिया था सेशन में, तो उसमें हमने देखा भाई विंडो एसी अलग है, स्प्लिट एसी अलग है, सीलिंग वाला एसी अलग है, डक्ट एसी है, उसमें फिर इन्वर्टर, विदाउट इन्वर्टर, वो सारी चीजें होती है। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत नेसेसरी है कि कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको कौन सी कैटेगरी में प्लेस करें, वैसा है। अब इसमें आप देखो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में ये क्लासिफिकेशन को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या है वो हमें देखना है, विद एग्जाम्पल्स है तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है रूल नंबर 2, क्योंकि रूल नंबर 1 जनरल है, स्पेसिफिक वाले पहले देखना है। रूल नंबर 2 में बात हो रही है अनफिनिश्ड आर्टिकल्स या मिक्सचर्स की। अनफिनिश्ड आर्टिकल्स का मतलब ये है ऐसे गुड्स जो इनकम्प्लीट कंडीशन में इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, तो फिर उसको कैसे क्लासिफाई करें। जैसे एग्जांपल देख लो, उसमें बोला कार की बात हो रही है। बोला अगर एक कार है, इसको ना नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज गाड़ियां पूरी कंप्लीट करके इंडिया में इंपोर्ट नहीं करती, आधी अधूरी इनकम्प्लीट गाड़ियां इंपोर्ट होती, मतलब जो बॉडी है गाड़ी का मेटल फ्रेम वो होती है, अंदर इंजन होता है, लेकिन बाकी एसेसरीज नहीं होती। इतनी कंप्लीट पोर्शन या इनकम्प्लीट कंडीशन में कार को इंपोर्ट करते हैं, फिर बाकी की एसेसरीज का फिटिंग असेंबलिंग इंडिया में होता है, ऐसा भी होता है, तो उसको सेमी नॉकडाउन कंडीशन बोला जाता है, वैसा। अब बोल रहे हैं कि अगर एक गाड़ी में टायर नहीं है फिर भी वो गाड़ी है, गाड़ी में सीट नहीं लगी है, ग्लासेस नहीं लगे, फिर भी वो गाड़ी है। लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर को कार बोलने के लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट है उसका मेन इंजन। तो अगर गाड़ी की बॉडी है, फ्रेम है और इंजन है तो वो कार है, भले वो इनकम्प्लीट है, फिर भी आप उसको कार की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन विदाउट इंजन आप उसको कार की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। तो अनफिनिश्ड आर्टिकल्स को भी मेन प्रोडक्ट की कैटेगरी में अपने क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर वो उसका बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर ले। अब ये सारे मैटर सब्जेक्टिव मैटर है, कार के लिए पॉइंट अलग हो जाएगा, किसी और प्रोडक्ट के लिए पॉइंट अलग हो जाएगा, दैट डिपेंड्स। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देके आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में बोला है मिक्सचर। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मिक्सचर वाला जो केस है वो कॉमन होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी,
ज्वेलरी में आप 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बना सकते क्योंकि वो शेप नहीं लेगा। तो उसको ना शेप देने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है, ये हम जानते हैं, तो वो मिक्सचर हो गया। रबर में भी ऐसा होता है, नेचुरल रबर जो है ना, आप उसको मोल्ड करके यूजेबल प्रोडक्ट का शेप नहीं दे सकते। तो जो भी रबर की चीजें आप यूज करते हो उसमें नेचुरल के साथ सिंथेटिक रबर ऐड करना ही पड़ता है, तभी जाके वो शेप आता है उसका, वैसा है। तो अगर रबर की बात हो रही है तो उसमें सिंथेटिक वाला कंपोनेंट तो बहुत कम होगा। 24 कैरेट गोल्ड में थोड़ा सा मिक्सचर मिलाते हैं ना, थोड़ा सा मेटल मिलाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मेजोरिटी जो है मेटल होता है, थोड़ा सा गोल्ड होता है, वो तो है नहीं। तो मिक्सचर को भी मेन मतलब प्रोडक्ट में ही कैटेगराइज करेंगे। गोल्ड ज्वेलरी विथ सम इम्प्योरिटी इज गोल्ड, वो गोल्ड के ही कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिक्सचर्स हो तो भी मेन प्रोडक्ट में क्लासीफाई होंगे, अनफिनिश्ड हो तो भी मेन प्रोडक्ट में क्लासीफाई हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तीसरा बोला है रूल नंबर 3, इसमें बोला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की बात की है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, मिंट टी, फ्लेवर टी की बात हो रही है। चाय के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं, चाय पत्तियों के फ्लेवर होते हैं। तो बोला आपने मिंट फ्लेवर की टी इंपोर्ट की। अब इन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन में ना मिंट टी का कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन नहीं है। कोई बात नहीं, सिर्फ टी का कैटेगराइजेशन है, तो बोले हाँ है, टी इज क्लासिफाइड इन द टेरिफ बट मिंट टी इज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, इट इज ओके, चलेगा। नियर बाई में कौन सा है, टी है ना, तो आप टी वाली कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो तो जनरल कैटेगरी में अपने उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट बोला है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, इंटरेस्टिंग पॉइंट है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल में इन्होंने लिया लिकर गिफ्ट सेट। लिकर गिफ्ट सेट होता क्या है, एक लिकर की बॉटल है, उसके साथ 2 ग्लासेस हैं और उसका एक बॉक्स है, दैट इज अ गिफ्ट सेट। तो एक बॉटल और 2 ग्लासेस और एक बॉक्स का केस होगा, ग्लास का होगा, वुडन का होगा, तो ऐसा बॉक्स बना रखा है, दिस इज अ गिफ्ट सेट। आपने इसको इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लिकर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ग्लासेस आर अ डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट बॉक्स इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस पूरे कॉम्बो को हम क्लासीफाई कहाँ पे करें, ऑब्वियसली लिकर वाली कैटेगरी में। अब बोला किस बेसिस पे, तो आप ही डिसाइड करो इस पूरे गिफ्ट बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है, लिकर या ग्लास। लिकर, ऑब्वियसली लिकर के साथ ग्लासेस एज अ गिफ्ट सेट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा है, लिकर है। तो अगर इस पूरे कॉम्बो को गिफ्ट सेट को क्लासीफाई करना हो तो आप इसको ग्लासवेयर में क्लासीफाई करोगे या अल्कोहलिक लिकर में क्लासीफाई करोगे। दोनों में से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक किस चीज का है, ग्लास इंपॉर्टेंट है लिकर। किसी से पूछ लो ग्लास इंपॉर्टेंट है लिकर, क्या बोलेगा, बोले तुम बॉटल भी रख लो, लिकर दे दो, थैली में भर के दे दो। मेन प्रोडक्ट क्या लिकर है, ठीक है, ग्लास तो साथ में गिफ्ट का पार्ट हो गया वैसा। तो एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लेटर द बेटर। लेटर द बेटर में ऐसा है कि कितनी बार क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट को कहाँ क्लासीफाई करो, दोनों कैटेगरी में आ रहा है ये और इक्वली आ रहा है, ऐसा नहीं ये एसेंशियल ज्यादा है एसेंशियल कम है। तो बोला लेटर द बेटर, जो एंट्री टैरिफ में सबसे लेटेस्ट ऐड हुई है लास्ट में, उसमें क्लासीफाई कर दो। एग्जाम्पल देखो, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, गिफ्ट सेट। अगेन गिफ्ट सेट थोड़ा अजीब सा है, सॉक्स एंड टाई, सॉक्स और टाई का कॉम्बिनेशन गिफ्ट सेट, सॉक्स और टाई का एक पूरा पैक है। अब सॉक्स और टाई में से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा, वो कैसे पता चलेगा, एसेंशियल कैरेक्टर, ऐसा कुछ है। अब लिकर में और ग्लास में समझ आता है लिकर इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं होगा चलेगा, डायरेक्ट पी लेंगे। लेकिन सॉक्स और टाई में क्या करें, दोनों अपनी अपनी जगह है। सॉक्स भी उतना इंपॉर्टेंट हो सकता है जितनी टाई। बोले टाई नहीं पहनेंगे चलेगा, लेकिन सॉक्स तो पहनने पड़ेंगे, नॉट नेसेसरी। आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हो जहाँ का ड्रेस कोड में कंपलसरी है ब्लेजर और टाई, आपने टाई नहीं पहनी, नो एंट्री। टाई इज इंपॉर्टेंट। उल्टा हो सकता है सॉक्स शायद कोई देखे भी ना, शूज के अंदर कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन टाई जो है वो नेसेसरी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉक्स इंपॉर्टेंट है और टाई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोले सर टाई तो दिखती है सॉक्स तो दिखते नहीं है, बोले बैठोगे तो मालूम तो पड़ेगा। शूज पहने सॉक्स नहीं पहने कैसा लगेगा, 3 पीस सूट पहना सॉक्स नहीं पहने, वो भी अजीब लगेगा। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको गिफ्ट सेट की तरह अगर दिया जा रहा है तो दोनों में से ज्यादा एसेंशियल कौन सा, ऐसा कुछ ज्यादा यार कम वाली बात नहीं है। बोले काम करो टेरिफ में जाके देखो कौन सी एंट्री पहले आई कौन सी बाद में आई, सॉक्स वाली या टाई वाली। जो बाद में आई ना उसमें क्लासीफाई कर देना, लेटर द बेटर, जो लेटेस्ट है वो बेटर है। अब इसमें क्लासिफिकेशन में जाके देखा तो पता चला सॉक्स के लिए जो हेडिंग है दैट इज 6115 हेडिंग नंबर। आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था जीएसटी में, वो HSN कोड याद है, 8 डिजिट वाला, ये HSN कोड है आपका। चैप्टर नंबर, उसके अंदर आगे कैटेगरी, सब कैटेगरी, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, ये वैसा है। तो चैप्टर नंबर 61 उसमें हेडिंग नंबर 15, फिर आया चैप्टर नंबर 61 उसमें हेडिंग नंबर 17। तो पहले 15 आया होगा, पहले 17 आया होगा, पहले कौन सा आया होगा 15 और बाद में 17। इन्होंने क्या बोला, लेटर द बेटर, जो बाद में आया उसको यूज करो।
तो फिर बोला आप यहाँ पे ना टाई वाली कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर दो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं, लेटर द बेटर। फिर आया रूल नंबर 4, एकिन प्रिंसिपल। एकिन मतलब एकिन विच इज सिमिलर टू समथिंग, कोई ऐसी चीज जो मिलती जुलती है दूसरे प्रोडक्ट्स, दैट इज एकिन। इसमें भी कुछ एग्जांपल वैसा दिया हुआ है कि आपने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, वो जो कार ग्लासेस होते हैं, ग्लास के ऊपर फिल्म लगती है, आपने देखा पुलिस कितनी बार कार वालों को पकड़ती है, ब्लैक फिल्म लगा रखी होती है, तो उसको उतारो, उसको काटो, चालान बनाओ, वो होता है। तो वो ब्लैक फिल्म जो है वो प्लास्टिक की होती है। आपने वो फिल्म इंपोर्ट की है किसी कंट्री से, अब जब टैरिफ में देखा ना तो ऐसी ग्लास विंडो के लिए फिल्म ऐसी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी थी नहीं, तो बोले चलो बच गए, अपन ने जो इंपोर्ट किया इनके टैरिफ में लिखा नहीं है। डिपार्टमेंट बोले ऐसा नहीं है, ये कौन से मटेरियल की, प्लास्टिक की है, तो हम इसको प्लास्टिक वेयर में काउंट कर लेंगे। तो ड्यूटी तो आपको देनी है, स्पेसिफिकेशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्यूटी से बच जाओगे, इससे मिलता जुलता जो होगा ना उसमें क्लासीफाई कर देंगे, बट ड्यूटी तो आपसे वसूल करेंगे। दैट इज एकिन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है केसेस कंटेनर्स फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पॉइंट है, रूल नंबर 5। इसमें दो कैटेगरी है, मैं आपको एग्जांपल दोनों के देता हूँ। कंटेनर्स, पैकिंग मटेरियल, एक कंटेनर होता है जो जनरल होता है और एक होता है जो स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे फॉर इंस्टेंस एक गिटार है, तो आपने देखा होगा गिटार का जो केस होता है वो गिटार के शेप में होता है, आपको बाहर से पता चलेगा इसमें गिटार है, पता चल रहा है, दैट इज अ स्पेसिफिक कंटेनर अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। समझ आए? और भी ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनमें स्पेसिफिक होगा, जैसे गन है तो रिवॉल्वर का जो केस है वो रिवॉल्वर के शेप का होता है। ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, तो नेकलेस होगा तो उसके हिसाब से बॉक्स बनाया होगा, ठीक है, कोई ऐसा एंकलेट या ब्रेसलेट होगा तो उसके हिसाब से बॉक्स बनाया होगा। तो वो स्पेसिफिक कंटेनर होता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट विच इज प्लेस्ड देयर इन, तो उसको हम बोलेंगे वो स्पेसिफिक कंटेनर है। अब पॉइंट ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, जैसे आपने गिटार इंपोर्ट किया, तो गिटार के साथ उसका केस भी आया। अब ऐसे देखा जाए तो गिटार इज अ सेपरेट प्रोडक्ट एंड दैट बॉक्स इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, बट क्योंकि वो बॉक्स गिटार के ही शेप का है तो वो गिटार रखने के ही काम आएगा, तो इसलिए उसको स्पेसिफिक कंटेनर मानेंगे और उस पर वही ड्यूटी लगेगी जो गिटार पे लगती है। अब जनरली क्या होता है ना कि प्राइसिंग कैसे है उस पर डिपेंड करता है। अब जिसने गिटार इंपोर्ट किया, गिटार बेचने वाले ने वहां से बोला कि भाई 10,000 रुपए का गिटार है, और बोले उसका केस साथ में आएगा कि नहीं आएगा, बोले नहीं साथ में नहीं आएगा, आप पे करोगे तो मिलेगा। कितनी बार किसी को नहीं भी चाहिए होता है तो बोले नॉर्मल पैकिंग में बेच देंगे, आपको अगर केस चाहिए तो केस का 2,000 रुपये अलग है। मैंने बोला भाई केस के साथ ही इंपोर्ट करो, तो उसने 12,000 का बिल बना दिया। अब ड्यूटी जो लगेगी केस के ऊपर जो 2,000 रुपए पे, वो भी उतनी लगेगी जितनी गिटार पे लगती है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका जो कंटेनर है वो स्पेसिफिक शेप का है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो 10,000 पे मान लो गिटार पे 20% ड्यूटी है, तो 2,000 के केस पे भी सेम 20% ड्यूटी लगेगी, वो गिटार के साथ ही क्लासीफाई हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है वो है जनरल कंटेनर। जनरल कंटेनर तो आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, आपके घर पे बचपन में क्या पीते थे, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कुछ पिया या सादा दूध? बॉर्नविटा। तो बॉर्नविटा का पता है वो जार आता था कांच का, ऑरेंज ढक्कन वाला, वो हर महीने बॉर्नविटा तो आता ही है घर पे, ठीक है, तो वो जार में आता था। और वो जो ग्लास का जार है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, तो वो जार का क्या करते थे, फिर फेंक देते थे हर महीने कचरे में, या उसको संभाल के रखते, फिर उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम आ जाता है। अब इतना अच्छा जार है तो फिर कोई भी यूज करेगा। अब देखना आपके घर में ना जितना भी वो क्रॉकरी होगी ना, जिसमें दाल, मसाले, मिर्ची, नमक, ये सब जो स्टोर करके रखा होगा ना, वो सारे आपके बॉर्नविटा के डब्बे होंगे। लोगों के घर में पूरा रैक बन जाता था उसका, क्योंकि हर महीने बॉर्नविटा आता है, जार आता है, फिर उसमें दाल स्टोर करनी शुरू कर दी, आटा स्टोर करना शुरू कर दिया, पता चला पूरा क्रॉकरी का सेक्शन ही उसी से बन गया। वो ऑरेंज ढक्कन वाले जितने डब्बे वही भर गए, तो क्रॉकरी खरीदने की जरूरत ही नहीं, बॉर्नविटा वाले दे रहे हैं। वैसा है। अब ये जो कंटेनर है इसमें से बॉर्नविटा स्टोर हो सकता है या मिर्ची भी स्टोर हो सकती है, कुछ भी स्टोर करो चलेगा ना। जनरल कंटेनर है, उसका कोई शेप ऐसा नहीं है कि बॉर्नविटा की शेप के हिसाब से। बॉर्नविटा पाउडर फॉर्म में आता है, आप उसके अंदर कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ेगा, पता चल रहा है। अच्छा, वो आइसक्रीम के डब्बे आते हैं दिवाली के टाइम पे, आइसक्रीम का पार्टी पैक लाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे अमूल के आते हैं, फिर वो डब्बे फेंक देते हो, क्या करते हो? यूज होते हैं बाद में। अब क्या है ना, उसके बाद जो आपका फ्रीजर है, आइसक्रीम खत्म होने के बाद डब्बे वहीं रहते हैं, अंदर का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, फिर उसमें ना मटर स्टोर करके रखे हैं, फिर उसमें वो टमाटर की प्यूरी बना के उसको डीप फ्रीज करके रखा है, फिर और कुछ उसके अंदर स्टोर कर रखा है। कितने लोग तो आम रस होता है ना, आम रस को डीप फ्रीज करके रखते हैं, 6 महीने बाद खाते हैं। बोले सीजन चला जाएगा फिर याद आएगी तो क्या करेंगे। बोला अरे ऐसा थोड़ी होता है, सीजन की चीज तो सीजन में खानी होती है। तो काफी लोग उसको डीप फ्रीज करके रखते हैं, फिर किसी भी मंथ में ऐसा मन हो रहा है तो उसको मेल्ट करके वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे कन्वर्ट करके खा रहे हैं। अब डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए,
क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है, जो सीजनल चीजें होती है ना, वो सीजन के हिसाब से बॉडी के लिए सही होती है। और सीजन में खाओगे तो और तबीयत खराब होती है, लेकिन लोग करते हैं। अब आइसक्रीम के डब्बे में स्कैम हो जाता है। आपने फ्रीजर खोला, सोचा आइसक्रीम पड़ी है, आपने खोला, आइसक्रीम के अलावा सब कुछ निकलता है उसमें से। अब वो जनरल कंटेनर है, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है, उसमें कुछ भी स्टोर कर लो, उसमें प्रोडक्ट क्या था उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वैसा हो गया। तो जो जनरल कंटेनर है, वो अगर आपने किसी प्रोडक्ट के साथ इंपोर्ट किया और उसका अगर प्राइस अलग से दिया हुआ है, तो उसके ऊपर ड्यूटी का रेट अलग हो सकता है और मेन प्रोडक्ट पे अलग हो सकता है। और स्पेसिफिक कंटेनर है तो मेन प्रोडक्ट पे जितनी ड्यूटी लगती है उतनी ही उस पर लगेगी, अलग से ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ आए? अब इसमें इंस्टेंसेस चाहिए तो अपने एग्जांपल बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अपने गिटार की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला गिटार 10,000 रुपए का है और उसका जो केस है वो 2,000 रुपए का है। अलग प्राइसिंग अवेलेबल है। गिटार के ऊपर ड्यूटी है 20%, तो इस पे भी 20% लगेगी और सेम इस पे भी 20% लगेगी। क्लियर? अच्छा, इसके बदले ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं। गिटार बेचने वाले ने एक ही प्राइस दिया है 12,500, इंक्लूडिंग द बॉक्स। समझ आ रहा है? अलग प्राइस नहीं। और कंटेनर तो गिटार के शेप के हिसाब से ही होता है। तो बोला इसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी? वही जो गिटार पे लगती है, पूरे पे 20% लग जाएगी। 12,000 हो, 12,500, जो भी प्राइस हो, पूरे पे 20% लग जाएगी। तो ये एक बात हो गई। अब जो है कंटेनर जो है ना, वो जनरल है, जनरल कंटेनर है, जनरल बॉक्स है, नॉट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें फिर रूल क्या होगा? इसमें एक ऑप्शन ये है कि आपको कंबाइंड प्राइस दे रखा हो 12,500, तो उस पर फिर फुल अमाउंट पे वही ड्यूटी जो मेन प्रोडक्ट पे लगती है, क्योंकि अलग से बाइफर्केशन है ही नहीं। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव ऐसा है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर बोला 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है और जो उसका बॉक्स है वो बॉक्स है 2,500 रुपए का। अब पता चला कि प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी 20% है, लेकिन जनरल कंटेनर के ऊपर ड्यूटी 15% है, तो फिर यहाँ 15% लगेगी। बट ये तभी हो पाएगा जब बाइफर्केशन अवेलेबल हो। अब अगर कंबाइंड प्राइस दे रखा है तो मुझे क्या पता है इसमें से बॉक्स का कितना, प्रोडक्ट का कितना, तो फिर बोला जो प्रोडक्ट पे लगता है पूरे पे लग जाएगा, सेपरेट बाइफर्केशन नहीं। लेकिन सेपरेट बाइफर्केशन है और कंटेनर जनरल है, तो यहाँ 15% आएगा, यहाँ 20% आएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? चलो, ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 बड़ा सिंपल है। बोला सब हेडिंग्स जो सेम लेवल पे होती है वही कंपेयर होंगी। जैसे अभी पीछे था 6115, 6117, तो हेडिंग के सामने हेडिंग कंपेयर की, चैप्टर नंबर तो कॉमन ही था। सब हेडिंग के सामने सब हेडिंग कंपेयर होगी, बेसिक बात है। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन के रूल्स यहाँ पे कवर हुए। और जो रूल नंबर 1 था वो तो जनरल रूल था कि भाई पहले आप ये सारे रूल फॉलो करो, अगर इनमें से कुछ मैच नहीं होता है तो फिर और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। बोलो, समझ आई? तो ये HSN कोड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और ये सब कैसे होता है, ये आपको रूल्स बता दिए। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद वैल्यूएशन स्टार्ट हो रहा है, वो आज का पार्ट नहीं है, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे आना, पेज 39। छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 पेज के चैप्टर है, कोई इतना बर्डन नहीं है, फटाफट हो जाता है। The topic is assessment, section 17 and 18। GST में भी हमने ये सब बातें की है। असेसमेंट का मतलब गिनती लगाना कि कितने अमाउंट पे ड्यूटी कलेक्ट करनी है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि इनकम टैक्स हो या GST हो या फिर कोई भी और टैक्स हो, इंडिया में टैक्स लॉज में गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो खुद कैलकुलेट करो और उस हिसाब से आप टैक्स भर दो। हमें अगर दिक्कत लगेगी तो हम सामने आपको रिवर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। अब ये वर्ड अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इनकम टैक्स भी आप खुद असेस करते हो, GST भी आप खुद ही गिनते हो, कस्टम्स में भी सेम है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप डॉक्यूमेंटेशन करो, आप टेरिफ पे जाके देखो, वैल्यूएशन खुद निकालो और ड्यूटी भर दो। हम वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन में कुछ गलती लगेगी तो आपको रिवर्ट करेंगे और नहीं होगा तो ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। तो वही बात यहाँ पे भी इन्होंने की है सेक्शन 17 में। सेल्फ असेसमेंट का बेनिफिट इंपोर्टर को भी मिलता है और एक्सपोर्टर को भी मिलता है, ये क्लैरिफाई किया। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट का वेरिफिकेशन करने का राइट डिपार्टमेंट के पास होता है, वो तो इंप्लाइड है, वो चेक तो करेंगे ना आपने ठीक से भरा है कि नहीं। इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे और उसके बेसिस पे असेसमेंट होगा, वैसा है। नेक्स्ट आ रहा है रीअसेसमेंट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 and 5।
रीअसेसमेंट तब होता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने गिनने में गलती की है, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, बोले इसमें तो एरर लग रहा है, इन्फॉर्मेशन मंगवाई, चेक किया, बोले हम फिर से गिनेंगे और गिन के इनको बताएंगे कि इतनी ड्यूटी भरनी होती है। तो रीअसेसमेंट में वो लोग रिकैलकुलेशन करके आपको नोटिस भेजते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये है, अब आप ऊपर की ड्यूटी भर दो विद इंटरेस्ट। वो तो आने वाला है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो आएगा। तो दैट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट। अब अगर इसमें कुछ भी गलती आपकी निकली तो आपको पे करना है। आपके पास ऑप्शन है, या तो चुपचाप पैसे दे दो या फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा, रिकवरी होगी। तो 15 दिन का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट करके इस बात को खत्म कर सकते हो। तो ये सिंपल स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 18। अब प्रोविजनल असेसमेंट जो है मतलब टेम्पररी, प्रोविजनल मतलब टेम्पररी, जो टाइम बीइंग के लिए किया जा रहा है वो। ये सबसेक्शन 1 एक थियरी क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछते हैं, आप टिक करके रख सकते हो। प्रोविजनल असेसमेंट के रीजंस क्या होते हैं और क्यों करवाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइडिया क्या है वो सुन लो। देखो अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट ना इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट किया आपने, तो आपने सोचा टैरिफ में देख लेता हूँ कहाँ क्लासीफाई होगा। आपको क्लासिफिकेशन समझ नहीं आ रहा, यू आर कंफ्यूज कि कहाँ क्लासीफाई करूँ, कैटेगरी मैच नहीं हो रही। आपने डिपार्टमेंट को बोला, बोले सर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें ड्यूटी भरने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कहाँ क्लासीफाई करें समझ नहीं आ रहा। अभी ऐसे थोड़ी उन्होंने देख के बता दिया हाँ यहाँ कर दो। डिपार्टमेंट ने बोला हमें भी टाइम लगेगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो ना वो केमिकल है। अब केमिकल देख के तो पता चलेगा नहीं कौन सा केमिकल है, इसमें क्या मिक्सचर है, टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, वो भी रिस्की है। बोला इसको लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा, चेकिंग करानी पड़ेगी इसकी, लैब रिपोर्ट आएगी, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि इसको कहाँ क्लासीफाई करना है। अब आप एज एन इम्पोर्टर बोल रहे हो सर तब तक मैं क्या करूँ, कंसाइनमेंट तो आ चुका है पोर्ट पे, मुझे उसको जल्दी क्लियर कराना है। आप बोल रहे हो अभी लैब रिपोर्ट निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला 15-20 दिन तो लगते हैं, महीना भी लग जाता है। बोले तब तक मेरा कंसाइनमेंट यहाँ पड़ा रहेगा तो लाखों करोड़ों रुपए फंसे रहेंगे। आप एक काम करो, प्रोविजनली टेम्पररी कुछ असेसमेंट करके मुझे गुड्स दे दो, टेम्पररी ड्यूटी लगा दो। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, लमसम रैंडमली जो भी नियरेस्ट मैच लगता है एक ड्यूटी आप पे इम्पोज करके ना आपको गुड्स दे देंगे। इसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट, टेम्पररी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। रिपोर्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा। तो बोला फिर देख लेंगे कि क्या ऊपर नीचे होता है। अगर और ड्यूटी देनी बनती है तो इंटरेस्ट के साथ पैसे जमा करवा देना, और अगर आपने ज्यादा ड्यूटी दी होगी तो हम रिफंड कर देंगे। बात समझ आ रही। तो प्रोविजनल असेसमेंट टेम्पररी बेसिस पे होता है, फाइनल असेसमेंट उसके बाद होता है। ये स्टोरी। तो ये रीजंस बताए हुए हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट क्यों होगा। एक तो इंपोर्टर को समझ नहीं आ रही कि कहाँ क्लासीफाई करे, दूसरा हो सकता है इंपोर्टर ने अपने हिसाब से क्लेम किया हो लेकिन डिपार्टमेंट को डाउट लग रहा है, तीसरा हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जिससे डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अभी के अभी तो इसको हम क्लासीफाई कर नहीं सकते। तो प्रोविजनल असेसमेंट करने का जो रीजन है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, वैसे बताया हुआ, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट बन जाती है कितनी बार, छोटा आंसर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसा कर सकता है। फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको टेम्पररी बेसिस पे ड्यूटी लगा के छोड़ देता है, फिर बोलता है कि भाई अभी बाद में असेसमेंट करके बताते हैं। बाद में होगा फाइनल असेसमेंट जब कंक्लूजन आ जाएगा। अब अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी बनती है तो विद इंटरेस्ट आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट वाला पॉइंट अच्छा है, वो देखो कैसे इंटरेस्ट लगता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, एग्जाम्पल ही फ्रेम कर देता हूँ, 20 मार्च 2025। इसके बाद डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट 25 अप्रैल 2025। ऐसी कोई डेट्स अज्यूम कर रहे हैं। प्रोविजनल असेसमेंट पे जो ड्यूटी आपने पे की दिस इज 1 लाख रुपीज, और फाइनल असेसमेंट पे पता चला टोटल ड्यूटी पेएबल है 1,50,000। समझ आए। 1 लाख तो आपने भर दी थी, बाद में कितना पता चले 1,50,000 भरनी है, तो 50,000 और मांग रहे हैं। अब ये जो 50,000 आप पे करोगे ना, ये आपको पे करना है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। समझ आ रहा है। इंटरेस्ट का रेट भी इन्होंने दे रखा है, दैट इज 15% पर एनम, इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट लगता कब से, इंटरेस्ट पता कब से लगता है, सेक्शन ऐसा बोलता है जिस मंथ में
आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ की फर्स्ट डेट से, ध्यान से समझना, थोड़ा चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ की फर्स्ट डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? 20 तारीख को असेसमेंट हुआ है, उससे पहले तो इंपोर्ट ही नहीं किया था, तुम 1 तारीख से ब्याज क्यों ले रहे हो? कोई सेंस नहीं है। बट मंथली वो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ ना, वो पूरे महीने का ब्याज लगेगा 1 तारीख से। अनफेयर है लेकिन ऐसे ही है, कैलकुलेशन वहां से कर रहे हैं और डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता और ये बात कर रहे होते फिर भी समझ आती। जैसे टीडीएस में नहीं था 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 1.5% पर मंथ, तो बात समझ आती है। कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होने वाला है, पर डे। तो जब पर डे गिनने वाले हो तो 20 तारीख से गिनो ना, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उससे गिनो। उसके पहले का इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब है? लेकिन प्रोविजन ऐसे ही है और कहीं ना कहीं अननेसेसरी है। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और कहां तक चलेगा पता है? डेट ऑफ पेमेंट तक। अब जिस दिन आप ये पेमेंट करोगे उस दिन तक का ब्याज। मान लेते हैं डेट ऑफ पेमेंट का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपने पेमेंट किया लास्ट डे पे 30 अप्रैल, इस दिन तो पता चला 2-4 दिन और लग गए, तो यहां से लेके यहां तक का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, 61 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। और गिनना है तो फिर आप गिन भी सकते हो। 50,000 रुपए पे 15% पर एनम 61 डेज, डे वाइज लगेगा। 61 डेज आउट ऑफ 365 डेज वैसे गिनना पड़ेगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। समझ आ रहा है? पूरे साल का थोड़ी देना है अपने को, 61 डेज का देना है। बट ये जो ड्यूरेशन है ना, ये वाला अनफेयर है। इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। बैक डेट से इंटरेस्ट लगा रहे तो कुछ सेंस ही नहीं हुआ। साल के स्टार्टिंग से बोलते थे, कैलेंडर ईयर के स्टार्टिंग से लगाएंगे 1 जनवरी। बोले ऐसे थोड़ी होता है, तो गलती हो गया। लेकिन प्रोविजन ऐसे ही है, वो बहुत साल से इसको अमेंड कर नहीं रहे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब क्या होता है पता है? प्रोविजनल असेसमेंट जब भी होता है ये बात आती है, लोग कितनी बार ज्यादा भर देते हैं। भाई तुम 1 का 1.5 लाख ले जाओ, बाद में 50,000 वापस कर देना, लेकिन इतना ब्याज कौन भरेगा? तो बहुत बार लोग प्रोविजनल टाइम पे ज्यादा भी भर देते हैं, सेफर साइड। अब जब रिफंड की बात आती है तो कैसे होता है? उल्टा भी तो हो सकता है। फाइनल असेसमेंट पे पता चला कि ड्यूटी 75,000 ही बनती है और आपने कितनी भरी थी? 1 लाख। अब 25,000 वापस मिलने चाहिए। अब स्कीम देखो इनकी, 25,000 में लोग ऐसा बोलते हैं कि फाइनल असेसमेंट के बाद अगले 3 महीने में अगर हमने पैसा रिफंड कर दिया तो हम ब्याज नहीं देंगे। दे तो रहे पैसा वापस 3 महीने में, इतना टाइम तो लगेगा ना प्रोसेस करने में। अगर 3 महीने से लेट किया हमने तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट हम आपको देंगे। लेकिन कब? 3 मंथ्स के बाद। तो उस 3 मंथ्स का तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, उसके बाद का मिलेगा। वो भी कितना? सिर्फ 6% पर एनम। जब अपने से चार्ज करते हैं तो कितना? 15%। और जब अपने को पे करते हैं तो कितना? 6%। हमसे चार्ज करते हैं बैक डेट से और हमको पे करते हैं 3 महीने के बाद। समझ आ रहा है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वैसा है। तो सरकार कमा रही है, आपसे चार्ज कर रही है तो अलग ही रेट चल रहा है, आपको जब पे कर रही है तो अलग सिचुएशन है। बात समझ आई? तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है और अच्छा पॉइंट है। सो दिस इज 18 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड 4। चारों पॉइंट मैंने आपको इसमें समझा दिए, सारी बात कवर हो गई है। वैसा जितना आपको हेड पॉइंट से समझ आ जाए उतना भी काफी है। जहां पढ़ने की जरूरत पड़े आप पढ़ सकते हो, उसमें से रेट्स मैंने आपको सारी समझा दी। सबसेक्शन 5 बोल रहा है रिफंड एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपने ये ड्यूटी का बर्डन किसी और को पास ऑन कर दिया है, ये इसका कहीं और रिफंड ले लिया है, तो फिर आपको वापस तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। जो पैसा वापस करना है, रिफंड है, वो उसको मिलता है जिसके ऊपर बर्डन है। जीएसटी में नहीं दिखा था वो, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, बर्डन पास ऑन होता जाता है। तो यहाँ पे भी तो ऐसा है ना, इंपोर्टर इंपोर्ट करने के बाद गुड्स आके बेच देता है, तो ड्यूटी भी तो आगे वाले से कलेक्ट कर लेता है, खुद क्रेडिट ले लेता है। तो जिसके ऊपर बर्डन है वो रिफंड मांगे तो बात समझ आती है, जिसके ऊपर बर्डन है ही नहीं वो रिफंड मांगे तो सही नहीं। वैसा तो सबसेक्शन 5 ये बात जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। वैसा या किसी और सेक्शन में आपको रिफंड मिल गया है तो यहाँ पे मत मांगना, डबल नहीं हो सकता है। इसके बाद एक सर्कुलर दिया है, वॉल्यूंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी एग्जांपल में वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो सिचुएशन थी तो पूरी आपके सामने, आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया। अब फाइनल असेसमेंट तो डिपार्टमेंट करता है। अब ये 25 अप्रैल को होगा कि 25 जून को होगा अपने को क्या मालूम। इन बिटवीन जैसे 20 मार्च की बात हो रही थी ना, 25 मार्च ले लेते हैं, एकदम 2-4 दिन बाद ही आपकी किसी से बात हो रही थी, कोई प्रोफेशनल से, आपने उसको ये सब बताया तो उसने बोला यार 1 लाख रुपए ड्यूटी तो बहुत कम भरी है, गारंटी 150 तो आने ही वाला है।
ठीक है, कोई फायदा नहीं है वेट करके। आप 1 महीना और वेट करोगे, आपका एक एक दिन का ब्याज लग रहा है, क्या मतलब है। तो उसने आपको इसी दिन पे बोल दिया कि पक्का 50,000 रुपये और आपको ऐड करके देने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो। अब आप उसकी बात सुन के सोच रहे हो कि यार भर देने चाहिए फिर पैसे, हम वेट क्यों कर रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे 50,000 रुपये और भर सकते हो, वॉल्यूंटरी पेमेंट, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ब्याज तो फिर भी लगेगा। फिर बोले फिर क्यों भरे जल्दी, पीछे के दिन तो बचेंगे। अगर आप इस दिन पे और 50,000 पे करने जाते हो तो ब्याज कहाँ से कहाँ तक लगेगा, लगेगा तो वही 1 मार्च से, लेकिन सिर्फ 25 दिन का लगेगा। बात समझ आई। और आप असेसमेंट का वेट करोगे तो जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक का लगेगा मिनिमम, फिर आप जब पेमेंट करो उस हिसाब से। अब इन्होंने असेसमेंट 25 अप्रैल को किया तो आपका ये 1 महीने का ब्याज और बढ़ गया, यहाँ 61 डेज हो गए थे क्योंकि अब 30 तारीख को पे करने गए थे। इसके बदले अगर आप 25 को ही चले जाते हो तो आपका सिर्फ 25 दिन का ही ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर इन बिटवीन आफ्टर मेकिंग प्रोविजनल असेसमेंट अगर आपको नेक्स्ट डे भी ध्यान में आता है कि मुझे और पैसे भरने हैं तो आप भर सकते हो, लेकिन उस दिन तक का ब्याज तो लगेगा। अब पंगा ये है कि 20 का 21 हो गया ना, तो 1 से लेके 21 तारीख तक का ब्याज, लेकिन 20 तारीख को आपने पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। तो एक बार प्रोविजनल असेसमेंट करते टाइम सोच समझ के पैसे भर देने चाहिए, बाद में फिर लेट करोगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट तो आपका आ ही जाएगा। ये सब प्रोविजन यहाँ पे बोले हुए काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, ये फिर आप बाद में इसको सेव कर लेना तो ध्यान में रहेगा। नीचे कैलकुलेशन है भी, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऐसे। बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया? अच्छा, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका असेसमेंट वाला। नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 53 पे, छोटे छोटे पॉइंट्स ही करा रहा हूं पहले। 53 गुड्स इन ट्रांजिट, सेक्शन 52 टू सेक्शन 56। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ट्रांजिट और एक टर्म और यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट दोनों का मतलब समझा देता हूँ क्या है। सपोज ऐसा कुछ है कि इंडिया एक डेस्टिनेशन है, कंट्री है, आगे एक लोकेशन है सिंगापुर, और एक शिप आ रही है दुबई से, ऐसा कोई एग्जांपल दे दो। दुबई से शिप आ रही है, इंडियन पोर्ट पे रुकेगी, पर उसका फाइनल लोकेशन क्या है, सिंगापुर। तो जो गुड्स की डिलीवरी देनी है वो डिलीवरी यहाँ पे देनी है। जो गुड्स आ रहे हैं वो दुबई से आ रहे हैं, ठीक है, दुबई से डायरेक्ट सिंगापुर नहीं जा रहे, दुबई से इंडिया होते हुए फिर सिंगापुर जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन है, इंडिया जो है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे हॉल्टिंग पोर्ट, और सिंगापुर को हम यहाँ पे बोलेंगे डेस्टिनेशन पोर्ट। हॉल्टिंग पोर्ट मतलब जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, सूरत से दिल्ली जा रहे हो, तो अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन रुक गई, तो आपको अहमदाबाद स्टेशन उतरना है क्या, आप बैठे हो ट्रेन में, ट्रेन वहां पे रुकी है, कितनी बार तक खाने पीने की चीजें कुछ सामान अहमदाबाद से लोड होगा, फिर ट्रेन आगे चलेगी। ये सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है। दुबई से जो शिप आ रही है वो इंडिया रुकी है, हॉल्ट किया है फ्यूल भरवाने के लिए, खाने पीने के सप्लाईज भरने के लिए, आगे चली जाएगी। इंडिया में कुछ डिलीवर नहीं हो रहा, तो इंडिया सिर्फ एक हॉल्टिंग स्टेशन है, डेस्टिनेशन तो ये। बात समझ आ रही है। अब पॉइंट ये है कि इस केस में क्या इंडियन कस्टम अथॉरिटी इस शिप से कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकती है? बोले आप इंडिया में कस्टम वाले गुड्स लेके आए, सर इंडिया में गुड्स लेके आए लेकिन इंडिया में किसी को दिए ही नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म पर रुके, फ्यूल भरवाया, चले गए, तो इंडिया में भी ड्यूटी भरे, फिर सिंगापुर में वापस ड्यूटी भरे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हॉल्टिंग पोर्ट पे यूजुअली आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी होती। बात समझ आ रही? अब इस चीज को लॉ में कैसे लिखा है वो समझना है। लॉ में ऐसे लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इस पे ड्यूटी लगा सकती है, बट फिर उन्होंने बोला है कि जाओ माफ किया, एग्जेम्पशन दे दिया, नहीं लगाते ड्यूटी। मतलब कभी हमारा दिमाग फिर गया तो लगा देंगे ड्यूटी, समझ आ रहा है, बट अभी फिलहाल कोई ड्यूटी नहीं। तो सरकार ने खुद को पावर दिया हुआ है ड्यूटी लगाने का, लेकिन ड्यूटी लगाती नहीं। पावर क्यों दिया हुआ है पता है? नहीं तो फिर ये कभी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना से शिप आई, मुंबई पोर्ट पे रुकी और फिर कराची जा रही है, समझ आ रहा है। अब इंडिया नहीं चाहता है कि चाइनीज शिप इंडिया की टेरिटरी में आए या चाइनीज शिप पाकिस्तान को आर्म्स एम्यूनिशन और गुड सप्लाई करे, हमें उसको ब्लॉक करना है, रोकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्शन का यूज करेंगे कि भाई चाइनीज शिप अगर इंडियन पोर्ट पे आती है हॉल्टिंग पोर्ट बना के, तो उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी, और हम चेक करेंगे कौन से गुड्स है, तो ड्यूटी हम लगा सकते हैं, ताकि तुम लोग पाकिस्तान को हमारे खिलाफ कुछ सप्लाई कर रहे हो और हमें पता ना चले, ऐसा नहीं होगा। तो सरकार ने अपने हाथ में पावर रखा है, उस पावर को कभी यूज करना है तो कर सकते हैं। बीच में किया भी था,
चाइना की एक शिप यहाँ पे सीज की थी, तो उसमें मिसाइल्स और वो सब के पार्ट्स और वो सब थे जो पाकिस्तान जा रही थी शिप, तो उसको सीज किया था, उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, लीगल एक्शन हुआ था, वैसे सब होता है। तो पावर तो रखना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे लॉ में लिख दिया कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो पाकिस्तान और चाइना आराम से अपनी बोट्स और अपनी शिप्स जो है वो इंडिया पे रोक रोक के भेज रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं अपने को। ठीक है, पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन का सामान निकल रहा है, चाइना जा रहा है, मुंबई पोर्ट पे जानबूझ के हॉल्ट लेते हैं, बताते हैं, बोले देखो लेके जा रहे, जो करना है कर लो, तुम्हारे कानून में लिखा है तुम हमसे ड्यूटी नहीं ले सकते। हमने बोला ऐसा नहीं, हम तो ले सकते हैं ड्यूटी, है तो माफ की हुई है, तुमसे ड्यूटी लेंगे, अब आओ। समझ आ रहा है? तो पावर तो अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा, ये पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। दूसरा पॉइंट है ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में कुछ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। देखो रूट यही रखते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई से एक शिप आ रही है इंडिया, लेकिन जो सामान सिंगापुर तक पहुंचाना है वो सेम शिप आगे लेके नहीं जाएगी, सिंगापुर से भी एक शिप आ रही है इंडिया। समझ आ रहा है? यहाँ पे इंडिया में सामान एक्सचेंज होगा, एक शिप से सामान उतार के दूसरी शिप में लोड करेंगे, ये शिप वापस सिंगापुर चली जाएगी, ये शिप वापस दुबई चली जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इंडिया को एक्सचेंज पॉइंट बना दिया। यहाँ पे वेसल चेंज होगा, सामान एक से उतार के दूसरे में रखेंगे, बट इंडिया में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अगेन इंडिया इज अ हॉल्टिंग पोर्ट ओनली, इंडिया में कोई क्लियरेंस नहीं हो रहा। इस ट्रांजेक्शन को बोले कि ट्रांसशिपमेंट, एक शिप से दूसरी शिप पे शिफ्ट करना ट्रांसशिपमेंट, और ट्रांजिट मतलब सिर्फ आना जाना, वैसा हो गया। तो ट्रांसशिपमेंट वाले केस में भी रूल सेम है, गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती नहीं है, लेकिन चाहे तो ड्यूटी लगा सकती। बात समझ आ रही? अब ये सब बातें सेक्शंस में बोली हुई है। सेक्शन 52 में तो पहले रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पे बोला है कि ये जो भी प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं ये बैगेज पे, पोस्ट पे और स्टोर्स पे अप्लाई नहीं होते। बैगेज मतलब जो आप जब ट्रैवल करते हो फॉरेन कंट्री, आप अपना सामान लेके जाते हो, बैगेज है। पोस्ट मतलब जो कोरियर से सामान आता है वो बाई पोस्ट। स्टोर्स मतलब जो शिप के ऊपर सामान खाने पीने का और वो सब स्टोर होता है, जो स्टाफ वहां पे रह रहा है उनके लिए। क्योंकि शिपिंग में ऐसा नहीं कि आप फ्लाइट है 2-4 घंटे पहुंच जाओगे, शिप तो 1-1.5 महीना 2 महीना लगाती है। तो जो इंसान शिप पे रह रहा है उसका खाना पीना, रोज का सामान, वो सब तो चाहिए, तो वो सप्लाईज की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट सेक्शन 53, ट्रांजिट ऑफ सर्टेन गुड्स विदाउट पेमेंट, वो ट्रांजिट वाला सेक्शन जो आपको बताया वो। सेक्शन 54 ट्रांसशिपमेंट। सेक्शन 55 में उन्होंने बोला है कि जो गुड्स ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट में जा रहे हैं हम चाहे तो उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला, लिखने का तरीका ऐसा नहीं है कि ड्यूटी लगती नहीं है, ड्यूटी लगा सकते हैं बट लगा नहीं रहे, हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं। टेक्निकली दीज गुड्स आर लायबल टू ड्यूटी, बट इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको अभी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, कभी मन हुआ तो एग्जेम्पशन वापस भी ले सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है 55 और 56 में। बीच में नीचे है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, वो आप टिक कर लो। कितनी बार अगर एग्जाम में उनको ये चैप्टर पूछना होगा, सीधा डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। वैसा बोलो, कोई कंफ्यूजन? समझ आया ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट? ओके, चलो तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है। ऐसे ही छोटा टॉपिक और देखते हैं लास्ट में, एकदम एडवांस रूलिंग, लास्ट पेज। एडवांस रूलिंग की बात अपन ने जीएसटी में की थी, नॉट श्योर, शायद चैप्टर था लास्ट में, बता देता हूँ। देखो छोटी स्टोरी है यहाँ पे, पेज 77 पे। एडवांस रूलिंग का मतलब ये है कि अगर कोई आउटसाइडर, नॉन रेसिडेंट एंटिटी, कोई कंपनी, कोई फॉरेनर इंडिया में बिजनेस करना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि अगर वो इंडिया में बिजनेस करे तो उस पर टैक्स लायबिलिटीज क्या होंगी, तो वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करके उनसे ड्यूटीज या जो भी टैक्सेस की डिटेल है वो पूछ सकता है। मैंने शायद टेस्ला का एग्जांपल आपको दिया होगा। टेस्ला वाला इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वो इंडिया के बाहर से आ रहा है, उसको जानना है इंडिया में उसके ऊपर इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम कितना लगेगा, तो वो अथॉरिटी को पूछ के उसकी डिटेल्स जो है वो ले सकता है। उसके लिए उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, और उसके बाद अथॉरिटीज जो है उसके लिए एक रूलिंग निकालती है। रूलिंग का मतलब जजमेंट, और वो 1-to-1 होता है।
कि भाई जो टेस्ला वाले के लिए रूलिंग दिया दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, कस्टमाइज्ड होता है ये वैसा। अब जो रूलिंग उसके लिए पास होगा उसी को यूज करके वो टैक्स पे करेगा। उसकी एक कॉपी इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम सबके पास जाएगी, एक उसके पास रहेगी, उसके बेसिस पे वो अपना पेमेंट कर सकता है वैसा। तो कोई नॉन रेसिडेंट है जिसको इंडियन टैक्स लॉज नहीं पता है पर उसको बिजनेस सेटअप करना है, तो सेटअप करने से पहले सरकार से टैक्स की पूरी जानकारी ले सकता है। और उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, 10,000 रुपये कुछ फीस पे करनी होती है और फिर आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपना टैक्स रेट जो है उनसे निकलवा सकते हो। आपको बिजनेस मॉडल बताना पड़ेगा क्या बिजनेस कर रहे हो, तो वो लोग बताएंगे क्या टैक्स रेट आप पे एप्लीकेबल होंगे। कभी कभी स्पेशल टैक्स रेट्स भी एप्लीकेबल होते हैं जिसका फायदा उनको मिलता है। तो ये सब प्रोविजंस है, दिस इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग वैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी। आपके और कस्टम ऑफिसर के बीच में झगड़ा चल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो। एक पॉइंट पे आपने सोचा कि यार ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, बार बार फिर वो बुलाता है, बार बार इंक्वायरी होती है, लंबा चल रहा है मैटर, सेटलमेंट कर देते हैं, जो पैसे चाहिए ले लो, केस खत्म करो। तो उसके लिए एक सेटलमेंट कमीशन होती है जिसमें आप जाके एप्लीकेशन करो कि सर मैं फुल सरेंडर मोड में आया हूँ, जो पैसे देने हैं, जो ड्यूटी देनी है, जो इंटरेस्ट देना है, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे ऑफिसर के साथ और ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं है। मुझे ऐसा है कि आप सेटलमेंट कर दो, आप लोग जो बोलोगे मैं पे कर दूंगा और मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। तो अगर आप इस तरीके का सेटलमेंट चाहते हो तो उसके लिए एक सेटलमेंट कमीशन बनी होती है जो फटाफट केस खत्म कर देती है और आपके खिलाफ फिर आगे कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं आप पे करने के लिए रेडी हो, तो कोई क्रिमिनल एक्शन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट कमीशन। ये बेसिक स्टोरी यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट समझ आया। चलो, तो ये भी एक टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट, ठीक है। अभी एक बार इसमें इतना रख लेते हैं, बाकी फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मैम